हम लोग जो है सबसे पहले जो विषय हमने कल शाम को डिस्कस किए थे आपसे, वो और आज सुबह जो हम लोगों ने एक बेसिक ट्रीटमेंट को लेकर बातचीत करी थी, इस विषय में जो भी आपके सवाल हों या संशय हों या जानना चाहता हूं कि इसमें आपने क्या सीखा। कल हम लोगों ने जो शाम को चर्चा करी थी और चर्चा में हमने आपको बताया था क्या नाम से मिट्टी के प्रकार और फिर उसके बाद उसमें लगाई जाने वाली फसलों का विवरण, फिर उसके बाद मिट्टी की हेल्थ को चेक करने का तरीका, मिट्टी के पीएच को चेक करने का तरीका, और फिर मिट्टी का पीएच में अगर कोई सुधार करना है तो उसके सुधार करने के तरीके, ठीक है। और फिर उसके बाद मिट्टी में कार्बन को बढ़ाना या फिर मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हरी खाद का सबसे पहले नंबर प्रयोग, ठीक है। और फिर उसके बाद मिट्टी को एक संतुलित आहार देने का मसला, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, चर्चा की थी। तो पहले इन बातों में या इन सब्जेक्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या सीखने को मिला, वो आप हमें बताएंगे। और फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे और फिर उसके बाद अभी जो हमें डिस्कशन करना है, अभी का जो विषय है, उस पर हम लोग कंटिन्यू चर्चा करेंगे, है ना। तो कृपया बताइए एक एक करके कि हमने कल जो डिस्कस किया उसमें आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा। इसमें सॉइल हेल्थ जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं फील्ड का, तो वो हम एक तरीके से मतलब हमसे हमें पता चला है कि एसिडिक है या एल्कलाइन। बट सर मेरा एक क्वेश्चन था उसमें कि हम पहले अगर सॉइल, पहले तो हमें जो बोरवेल का पानी या जो हम पानी आ रहा है हमारा, हमें तो पहले वो टेस्ट करना है ना कि उसमें कैसे होगा। इनकेस अगर एल्कलाइन होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एल्कलाइन होगा तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एसिडिक होगा तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एसिडिक हुआ तो हमें क्या करना है, एक पानी को बड़े हेड टैंक में, अगर आपको पता है कि हमारा बोरवेल का पानी एसिडिक नेचर का है तो वो प्रॉब्लम तो आपकी परमानेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसको ठीक करने के लिए आप बोरवेल में कोई ट्रीटमेंट तो डाल नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। तो आपको अल्टरनेट ये पता है कि ये हमारा एसिडिक नेचर का पानी है और इसको हमें ट्रीटमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो आप एक टैंक बना लीजिए, उस टैंक का उपयोग आप पानी देने के लिए भी करिए और उसका उपयोग आप खाद देने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमको क्या करना, एक 5-10 हज़ार लीटर का एक टैंक बना लिया। सिंपल बना लो, कोई ऐसा नहीं है कि हमको सीमेंट का कंक्रीट का ही बनाना है। सीधा जेसीबी से 1 घंटे में वो बढ़िया, बल्कि आधा घंटे में एक खड्डा खोद देगी, ठीक है। और उस खड्डे में आप अच्छी बढ़िया पॉलीथिन कोट कर दो, ठीक है। और फिर आप उसमें पानी भरते जाओ और उसी में बस 1000 लीटर में 1 किलो आपको चूना पत्थर बुझा देनी है और फिर आप उस पर मशीन रख के पानी को आगे सप्लाई चेन में ले जाओ, चाहे वो स्प्रिंकलर से दे रहे हो पानी, चाहे ड्रिप से दे रहे हो, तो बस वो आपका ट्रीटमेंट हो गया। अगर मान के चलो ये क्षारीय हुई मिट्टी, पानी क्षारीय हुआ है ना, लवण ज्यादा है, तो फिर आप उसमें 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र आप उस टैंक में मिला देंगे और फिर उसको पानी में लिफ्ट करके अपने सप्लाई चेन में दे देंगे, तो ये पानी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन सर जैसे हम सन भेज रहे हैं जी, तो इसे तो हम मतलब फील्ड में ढला देते हैं, उसका रोटावेटर चला देते हैं, बट उड़ादार मूंग तो हमें काटनी पड़ेगी। नहीं, उसको भी जोतना। देखिए, जब हम हरी खाद बनाएंगे या फिर मतलब हम सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने की बात करेंगे कि हमें सॉइल की जी फर्टिलिटी इंप्रूव करनी है, सॉइल को हेल्दी बनाना है, मजबूत बनाना है, ठीक है, खान पान देना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी फसल बोएंगे, फसल 4 ही है केवल, ढैंचा, सन, उड़द और या मूंग, जिसमें सबसे पावरफुल चीज है ढैंचा, फिर है सन, फिर है उड़द और फिर मूंग सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आप क्या करिए कि उसको बो के 40 दिन के बाद, जब वो फसल में केवल पत्तियां और डालियां होंगी, उस समय पे ही आपको कल्टीवेट कर देंगे और उस समय पे पौधा इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे ही मिट्टी में जाएगा और वो तुरंत डिस्पोज हो जाएगा। सब जो हमारी मल्टी लेयर फार्मिंग है, ये हम पॉली हाउस में भी तो कर सकते हैं ना। पॉली हाउस के अंदर हमारा ये सक्सेस नहीं, पॉली हाउस में एक्चुअली लेयर फार्मिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि एक तो ऊपर पॉलीथिन का कोड रहता है, ठीक है, सनलाइट इतनी प्रॉपर आती नहीं, एरिएशन होता नहीं। हम लोग इस मॉडल में इसलिए 4-5 फसलें उगा पा रहे हैं क्योंकि इसमें एक तो सनलाइट भी आ रही है,
एरिएशन भी हो रहा है, हवा भी आ रहा है, तो उस चक्कर में जमीन के सरफेस वाली फसलें उगा ले रहे हैं और उसके नीचे वाली भी उगा ले रहे हैं, ठीक है। और ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ रही इसमें, तो कंद वाली फसल भी हो जा रही है। आप अदरक या हल्दी पॉली हाउस में नहीं उगा सकते, या बहुत कठिन परिस्थितियों में उग पाती, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहां पर इतनी होती है कि कंद जो है ना खराब हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर क्रीपर्स फैलाने के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं होता है, तो यहाँ तो हमारे पास क्रीपर्स फैलाने के लिए भी स्पेस होता है। अगर मान के चलो आपने कुछ किया भी कि ठीक है हम उतनी हाइट पे नहीं, कम हाइट पे कर लें, तो चारों फसलों के लिए उतनी सनलाइट नहीं मिलनी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से सनलाइट नहीं आती, ठीक है, लाइट आती है केवल, तो उसमें कठिन है। कठिन नहीं मतलब नामुमकिन ही है, समझ लो। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठंडी के समय पे या तो फिर बरसात के समय पे 2 फसलें कोशिश करके उगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उसमें, है ना। तो अगर आपको लेयर फार्मिंग करनी तो ओपन फील्ड में एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ में ही करना पड़ेगी। स्ट्रक्चर का मतलब ये है फ्लोर बनाना। स्ट्रक्चर नहीं बना तो फिर आपकी 2 फ्लोर तो वैसे ही नहीं हो पाते, फिर तो आप 2 में कर सकते हो, एक भाई पपीता लगा दो, उसके नीचे आप अदरक लगा दो, ये हो जाएगा फिर। सर आपने पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, इन दोनों के बारे में हमें पता है, पर एक्वापोनिक्स के बारे में देखिए ये सब एक ही चीजें हैं लगभग, है ना। एक चीज मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये सब महंगी टेक्नोलॉजी है, मतलब खर्चीली टेक्नोलॉजी है। और दूसरा क्या होता है, मेरा जहां तक अनुभव है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि इसमें सनलाइट और हवा दोनों का संपर्क इन्वायरमेंट से हट जाता है, समझ रहे ना। और जहां पर हवा और सनलाइट का संपर्क किसी भी प्लांट से हटेगा तो उसको आप पैदा तो कर लोगे, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं होगी जो बाहर की वेजिटेबल्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल जो जंगलों में फ्रूट्स उगते हैं उनमें जो गुणवत्ता रहती है वो हमारे द्वारा उगाए गए फ्रूट्स में नहीं रहती। इतना चेंज हो जाता है क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो एकदम नेचुरल तरीके से होते हैं। तो वहां पर सनलाइट प्रॉपर मिल रही, धूप मिल रही, पानी मिल रहा, हवा मिल रही, सब प्रकृति में भरपूर मात्रा से मिल रहा, तो उनकी जो फूड की क्वालिटी होती है, पोटेंशियल होता है, वो बहुत रिच होता है। तो मेरा कहना यह है कि जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजी में फूड उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं तो ये सॉफ्ट तो बहुत होती हैं, दिखने में बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन उसमें पोटेंशियल नहीं होती, एनर्जी नहीं होती है। और देखो जहां पर पोटेंशियल और एनर्जी नहीं होगी तो फिर फूड का कोई मतलब नहीं, समझ रहे ना। तो फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल हो, एनर्जी हो, और वो हो सकती है जब सनलाइट और हवा के संपर्क में कोई भी पौधा रहे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए वो चीजें महंगी भी हैं, हमारे देश में मार्जिनल फार्मर हैं, इतनी लागत लगाने को नहीं है उनके पास, तो फिर बहुत मुश्किल है इस तरह की चीजों को करना, ठीक है। तो बेटर है कि हम लोग खुले में इस तरह की चीजों पर प्रयोग करें जिसमें हमारे खर्चे भी कम लगने हैं और पूरी तरह से ये सस्टेनेबल भी है कि किसान इसे आसानी से बना सकता है और कम खर्च में, ठीक है। हाँ, और क्या चीज अच्छी लगी भाई? सर एक सीजन में लगा लिए जैसे 6 महीने का, हाँ, नेक्स्ट सीजन पे कैसे उसका उपयोग करेंगे उस फील्ड का? नेक्स्ट सीजन में क्या है, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, फसलें बदल जाएंगी बस के बस। जैसे अदरक है, आदि है, उसका किस अलग-अलग पपीता है, उसके जगह पे कैसे चेंज करेंगे उसको? नहीं, चेंज नहीं करना होता है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। जैसे हमने 4 फसलें लगाई, ठीक है, पहले नीचे लगाया अदरक, फिर उसके ऊपर जमीन पे पत्ती वाली सब्जी, फिर हमने लगाई क्रीपर्स, फिर लगाई हमने पपाया, ठीक है, या सहजन लगाई, जो भी लगाया हमने। तो पहले क्या होगा कि अदरक 2 से 2.5 महीने में ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि फरवरी में लगा रहे हैं अपन, और पत्ती वाली सब्जी 5 से 7 दिन में उग के ऊपर आ जाएगी और 20 से 25 दिन में ये निकलने लायक हो जाएगी। तो इसको हम जुलाई तक निकालेंगे। जुलाई तक निकालते निकालते ये स्पेस हमने खाली किया, तो ये जो अदरक था इसने इसका स्पेस पूरा कवर कर लिया, क्लियर ना। अब वो स्पेस कवर हो गया, अब हमें दोबारा से उसमें वो नहीं डालना, और ऊपर जो क्रीपर्स होगी या पपाया होगा, ये सब 8 से 9 महीने की फसलें, ठीक है। और अदरक या हल्दी भी 8 से 9 महीने की फसलें अगर हम पका के फील्ड से बाहर निकालते हैं तो जब 8 से 9 महीना लगेगा तो 8 से 9 महीने के बाद ही आप कुछ इसमें दोबारा बो पाएंगे, और दोबारा आप तभी बो पाएंगे जब अदरक अपना स्पेस खाली करेगा। तो अदरक स्पेस खाली कब करेगा, या फरवरी में बोया है या तो आप सितंबर में, इस समय पे आप खाली कर लीजिए स्पेस, और फिर आप कोई लीफी वेजिटेबल्स बो दीजिए उसमें, या फिर टमाटर टाइप की कुछ चीजें लगानी है, बैगन मिर्ची टाइप की कोई चीजें लगानी है तो आप लगा दीजिए। और फिर जाके पपीता जो है ना आपका दिसंबर या जनवरी तक हार्वेस्टिंग पे आएगा,
और क्रीपर्स भी जो है ना ठंडी के समय समाप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल जनवरी तक आपकी पूरी सारी फील्ड खाली नहीं होगी। अदरक केवल थोड़े पहले हो जाएगा खाली। सो उस जगह पे आप दूसरा कोई एक क्रीपर्स लगा दो या मिर्ची की टाइप की चीजें लगा दो। सो ये मिर्ची भी जाके फरवरी तक मतलब फल चुकी होगी और फिर जाके आप फिर अपना फिर से 4 लेयर सेट कर दीजिए, है कि नहीं? तो ये रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा फसलों के अनुसार। और बताओ जो फिर अगले साल से जो लेंगे क्रॉप साइकिल सेम वही रहेगी, फिर चेंज करना होगा। आप वही की वही भी ले सकते हैं। यही इस मॉडल की सबसे ब्यूटी है। आप वही के वही फिर क्रॉप्स ले सकते हो, चाहो तो बदलो, नहीं चाहो तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन सेट किए गए हैं वो कॉम्बिनेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के माध्यम से जमीन में कोई भी अवशेष तत्व नहीं छोड़ पाते। तो उसके कारण मिट्टी में हमें फसल चक्र अपनाने की खास जरूरत नहीं पड़ती। भाई फसल चक्र हम क्यों अपनाते हैं? क्योंकि एक ही फसल हम बार बार खेत में लगा रहे हैं तो उसके जो रेसिड्यू हैं वो जमीन में लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं और वही फसल हम फिर लगाते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जब तक हम दूसरी फसल नहीं लगाएंगे तब तक पहली फसल के रेसिड्यू न्यूट्रल नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4 फसलें एक साथ लगा रहे हैं, तो ये 4 फसलें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के अवशेष को वहीं डिस्पोज करती जा रही है। तो हमारी फसल ज्यों की त्यों बनी है, सॉइल हमारी मिट्टी ज्यों के त्यों है, तो हम दोबारा फिर रिपीट लगा सकते हैं। सर सॉइल के न्यूट्रिएंट में सर कुछ कमी नहीं होगी? नहीं क्रॉप लगाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बेसल डोज जो आपको देना है सॉइल को वो तो आपको देना ही देना है। नहीं, फर्स्ट टाइम तो दे दिया सर, जैसे अभी दे दिया, उसके बाद कितना दिन बाद वो तो जब आप फिर दोबारा फसल लगाओगे ना, फिर से फरवरी में उसी वक्त देना है। हाँ, उसके पहले बीच में तो रनिंग में लिक्विड खाद बस देनी है और कोई खाद आपको बीच में नहीं सर ये कितने साल तक देंगे, मतलब कितने टाइम तक? स्ट्रक्चर चलेगा 5 साल और फसलें चलेंगी 1 साल। तो कोई फसल 4 महीने की होती है, कोई 6 महीने की, कोई 8 महीने की, कोई साल भर की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे 4 महीने की जो फसल है वो तो जुलाई में निकल के खत्म हो जाएगी, फिर आपके ऊपर क्रीपर्स चलती रहेगी और अदरक चलता रहेगा। ये क्रीपर्स हो जाएगी 6 महीने में खत्म, ठीक है, अदरक हो जाएगा 8 महीने में खत्म। तो अदरक निकाल के आप आलू लगा दो या कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लगा दो जो जनवरी तक फील्ड को पूरी खाली कर दे। जनवरी तक हर एक फसल आपकी खत्म हो जाना चाहिए और जनवरी के बाद खत्म हुई तो हमने फिर जाके फिर 4 सेट कर दी फरवरी में। जी सर, प्राइमरी जो हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं पूरा वाली, तो ये हमें मतलब कितने साल तक देनी है, मतलब खेत को? वो तो हर साल देनी है, साल में एक बार ट्रीटमेंट, साल में एक बार देने देना है। और जो हमने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आपको सन, ढेंचा या उड़द मूंग की फसलों का आपको रिकमेंडेशन किया, वो फसलें आपको हर 3 साल में एक बार आपको देनी है। लेकिन ये तो खुले एरिया में लगेगा ना सर? खुले में भी लगेगा, उसमें भी लग जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर भी आप हो सकते हो, पर उसमें क्या है कि फिर छोटा रोटावेटर चलेगा, बड़ा ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा। रोटावेटर चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। पावर टिलर चला वही पावर टिलर भी चलाइए। पावर टिलर रोटावेटर को एक ही चीज है, उसको पावर वीडर भी बोलते हैं। हाँ, छोटा वाला उसको चला के आप कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, और क्या चीज समझ में आई कल वाले टॉपिक से? सर ये भी ले सकते हैं तो हमारी जो फसल का जैसे कि स्वीट पोटैटो हुआ जो अंदर तो बेल भी चली आती है, नहीं तो परवल हुआ हमारा। हाँ, कैसा बेल? जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, इसकी बेल भी चली जाती है। हाँ, और वो भी नीचे भी रहता है, कंद में ही रहता है। हाँ। तो इसका आप ले सकते हैं फर्स्ट ईयर में। हाँ ले सकते हैं, पर वही उसका सीजन होगा अक्टूबर के बाद चाहिए। तो हाँ, अक्टूबर के बाद जब आप एक कंद वाली फसल हमारी निकाल दोगे, फिर जो सीजन होगा तो उसमें आप ले सकते हो, बिल्कुल बेसिक ले सकते हो, है ना। और बताओ, सॉइल की हेल्थ के बारे में, पीएच के बारे में या उसकी डाइट के बारे में, है ना। देखो कल हम लोगों ने बहुत बेसिक बात विषय पे बात की और उस बेसिक विषय के से आपका पूरा मतलब जो है जो उत्पादन का इकोनॉमिक्स है वो तैयार होने वाला है, ठीक है। गलती लोग यहीं पे कर देते हैं कि पहली सीढ़ी को ठीक नहीं करते हैं और फिर जाके आगे फिर गड़बड़ होता है और फिर पूरे साल भर हमें परेशान होना पड़ता है, कभी कीड़ों से, कभी जो है मिट्टी के सड़न गलन से, कभी फंगस से, कभी तो वायरल से, कभी बैक्टीरियल डिसीज से। तो ये सब चीजें फिर चलती रहती, सिस्टम में ही आ जाती, फिर एक बार अंदर पहले आ गई तो वो फिर घूमती रहती, चलती रहती फिर,
ठीक है। और हम एक एक चीज को पहले से बेस बनाते जाएंगे। जैसे क्या होता है ना, जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है ना, हम कहते हैं ना जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत है उस पे आप कितनी भी मंजिल खड़ा कर लो, तो वो नींव मजबूत करने वाली बात है इसमें, कि हम मिट्टी को हर लेवल पे पहले लेवल करके, क्लीन करके, फिर ट्रीटमेंट करके, फिर उसमें जो है उसके टेस्टिंग करके कि क्या नाम से उसका पीएच वगैरह क्या है, फिर उसके बाद हेल्थ के लिए उसकी डाइट मेंटेन करके, और फिर जाके हम फसल लगाएं। इतना जब हमने सॉइल पे काम कर लिया तो क्रॉप आपकी बहुत हेल्दी होगी। सर तो हर टाइप के सॉइल के लिए सर, जैसे आपने 2-3 टाइप के सॉइल बताया सर, तो उन सभी सॉइल में सर अलग अलग लेयर जो लगेंगी क्रॉप की, वो क्रॉप चेंज होंगे सर? बिल्कुल। देखो वो मोटा मोटी हमने बताया था आपको कि उसमें वो बेहतर फसल होगी। जैसे मान के चलो अनाज वाली फसलों के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, सैंडी सॉइल के लिए जो है गूदे वाली फसलें चाहिए, और दोमट के लिए तो कंद वाली फसल सबसे बेस्ट, और नहीं तो सब कुछ अच्छे से हो सकता है। तो ये जो चीज है मल्टी लेयर के लिए तो दोमट मिट्टी बहुत बेहतर होती है। फिर उसके बाद अगर नहीं है तो सैंडी में भी किया जा सकता है। ये दोमट में ब्लैक कॉटन में करने से आप इसे बचें, क्योंकि ब्लैक कॉटन में क्या होता है कि पानी ज्यादा पकड़ती है मिट्टी, और पानी पकड़ने के कारण पानी होल्ड होता है वहां पर, और 4-4 फसलों की वहां पर जड़ें होती हैं, तो पानी वहां पर रोक के रह जाता है और फसलों की जड़ें फिर सड़ने लगती हैं। तो इसलिए सॉइल का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और सॉइल के सिलेक्शन के आधार पर ही फिर आप मॉडल को सेट करोगे कि इसमें दोमट मिट्टी है तो साहब इसमें मल्टी लेयर भी होता है, इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है, मोनोक्रॉपिंग भी हो सकती है, और मल्टी क्रॉपिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर मान के चलो सैंडी सॉइल है तो फिर उसमें लेयर फार्मिंग से कोशिश करें कि बचें। अगर नहीं तो ठीक है, करना है तो सैंडी में भी अच्छे से किया जा सकता है, तो उसमें भी ये सभी तरह के मॉडल हो जाएंगे। लेकिन जब आप ब्लैक कॉटन में जाओगे तो ठीक है, उसमें मल्टी लेयर नहीं होगी, बाकी सभी तरह के मॉडल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको मिट्टी को देखकर चयन करके इस बिहाफ पे तय होगा ये चीज, है ना। और बताएं, और क्या चीज आपको समझ में आई जो अभी तक पहले आपको नहीं सुनने मिली, सीखने मिली, और कल की चर्चा के दौरान सर एक दूध वाला एक बार इन लोगों को भी जानकारी होता है। देखिए, दूध जो है एक हार्मोनल एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए होता है। चाहे किसी भी जानवर का दूध हो, दूध में हर तरह के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे माँ का दूध जब बच्चा पीता है बचपन में, तो आप समझ लो कि उसको कंप्लीट मतलब उसको ना तो फल खाने की जरूरत है, ना अनाज खाने की जरूरत है, ना प्रोटीन लेने की जरूरत है, ना विटामिन लेने की जरूरत है, ना मिनरल्स लेने की जरूरत है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। खाली दूध पीजिए वो, तो उसको सारी डाइट मिलेगी, और डाइट के साथ में हार्मोन से लेकर A to Z, मतलब जो भी बॉडी बनाने के लिए संसार में चाहिए वो सब कुछ रहता है। तो दूध इतना पावरफुल चीज है, और खासकर देसी गाय का जो दूध है वो इतना पोटेंशियल वाला दूध है। अभी हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं, आज वही विषय है हमारा। तो उस दूध में एनर्जी इतनी होती है, तो एक तो एनर्जी और ऊपर से सारे हार्मोन्स, एंजाइम, एसिड, न्यूट्रिएंट, सब कुछ पूरा कंप्लीट है वो पूरा। उसको जब आप स्प्रे करते हो तो कोई भी पौधा जो कमजोर फूल रहा हो, जिसमें कम फूल आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि फूल आते हैं जी, फूल ही जड़ जाते हैं, कई पौधों में ऐसा होता है। फिर हमने देखा कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल आए, फल बने, छोटे छोटे गोटियां बनी, बड़े ही फल नहीं हो पा रहे, उसके पहले ही फल झड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर, है ना। जैसे आपने सुना होगा कई गाय प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, ठीक है, या फिर कई ऐसी होती हैं कि वो गर्भ जो है ना त्याग देती हैं प्रेग्नेंट होने के बाद। तो ये चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स का अनबैलेंस होता है। ठीक है, और जब हार्मोन्स का अनबैलेंस होता है तो बॉडी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती। ऐसे ही ये चीज इंसानों में, जानवरों में और पेड़ पौधों में भी होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स को कैसे आप सुधार सकते हैं? हार्मोनल डिसऑर्डर्स को एक तो आप कंप्लीट डाइट और हेल्दी डाइट से सुधार सकते हैं कि मिट्टी को संपूर्ण आहार और भोजन वो सारी चीजें दे। लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो थ्रो स्प्रे हम इसको सुधार सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अब हमें कैसे पता कि किसी पौधे का हार्मोन डिस्टर्ब है? देखने से तो नहीं आएगा समझ में, ना पौधा बोलेगा कि हमारे अंदर ये हार्मोन्स की कमी है। तो आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे कि साहब फूल आ रहे हैं लेकिन झड़ जा रहे हैं,
तो ये सिम्टम्स हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स के। फूल आया, झड़ गया, फिर उसके बाद फिर क्या आया, फल आया, फल झड़ गया, फल बड़ा होने के पहले गिर गया। तो इस तरह की अगर सिम्टम्स पौधे में दिख रहे हैं तो आप जो है ना, या फिर किसी पौधे में फूल ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पौधा फल ही नहीं रहा, साहब हम खूब खाद डाल रहे, खूब पानी डाल रहे, ग्रोथ भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फूल पे ही नहीं आ रही है। तो उस तरह की सारी कंडीशंस के लिए आप हार्मोन्स की पूर्ति के लिए दूध का स्प्रे करें। और दूध देसी गाय का होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, 3 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं होना चाहिए उसका, है ना। जैसे आज सुबह में 5 बजे या 6 बजे गाय ने दूध दिया तो 6 से लेकर 9 के बीच में आपको स्प्रे कर देना है। उबालना नहीं है, ना ही उसमें पानी मिलानी है, सीधे आपने कच्चा दूध निकाला और उसको आधा लीटर लिया और आधा लीटर में फिर टंकी में डाला आधा लीटर, और टंकी में फिर 14.5 लीटर पानी ऐड कर दिया। वहां पे पानी ऐड करना है, दूध में वहां पर नहीं करना है ना। दूध में मिलावट करते हैं ना लोग पानी में, वो नहीं होना चाहिए वहां पर। और फिर दूध, प्योर दूध को, कच्चे दूध को आधा लीटर लेके 14.5 लीटर पानी मिला के आप ऐड करके स्प्रे करो। ये कंद वाली फसलों को छोड़कर सभी वो फसलें जिनमें फूल और फल तने में या पौधे में बनते हैं, उन सभी के लिए है। चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे मिर्ची की फसल हो, चाहे बैगन की फसल हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, और चाहे तो आपके आम के पौधे हो, चाहे तो जो भी हो, सभी में जो जिसमें फल आते हैं, ठीक है, कंद से जो फ्रूट नहीं बनते, फल से मतलब पेड़ से जिनके फ्रूट बनते हैं, पौधे से बनते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। और अगर आपके पास शहद है, मधु है, मधु आपके पास, ठीक है, और प्योर देसी मधु है, मतलब उसमें ये नहीं कि हम वो गुड़ वाली मधु लेके आ गए बाजार से, ठीक है, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप प्योर मधु, शहद 50 ml खाली उस दूध में अच्छा घोल लीजिए प्रॉपरली, मतलब दूध में वाटर सॉल्युबल हो जाए। जैसे वाटर सॉल्युबल होता है ना कोई चीज, जैसे दूध में पानी मिला दिया तो पानी में वो मिक्स हो जाता, अब दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, इतना मिक्स हो गया वो। ऐसे ही शहद को इतना घोल लीजिए कि वो शहद और दूध मिक्स हो जाए, फिर वो पानी में मिलाओ, फिर देखो आप चमत्कार कितना जबरदस्त होता है। अभी के अभी लेटेस्ट आप किसी भी खेत में ये प्रयोग करके देख लो। अगर आपके पास 2 खेत हों, है ना, तो एक खेत में करके देखो और दूसरे में उसके रिजल्ट को कंपैरिजन करो, आपको अगले 15 दिन में फर्क मिल जाएगा। और 2 स्प्रे करने हैं आपको कम से कम, ठीक है। एक बिल्कुल जब फ्लावरिंग स्टार्ट होने की सिचुएशन हो, आपको दिख रहा हो, जैसे अभी हमने देखा सुबह धान में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल अब निकलना चालू हो रही है, एक स्प्रे अभी कर दो और एक स्प्रे जो है 8-10 दिन के अंतराल में रिपीट कर दो। ऐसे 2 स्प्रे कर दो, आपकी ईल्ड 10 से 15% तक गारंटी से बढ़ जाएगी, फ्लावर्स में बढ़ोतरी होगी, अच्छा दाना बनेगा, अच्छा जो है उसका वो बनेगा, मतलब जो होता है फली के अंदर जो भी दाना होता है, या हेल्दी दाना बनेगा, हेल्दी फली बनेगी। तो इस तरह का आप प्रयोग करें और इसको दिनचर्या में लेके आए। जब भी आपको फ्लावरिंग की शिकायत हो या फूल झड़ने की शिकायत हो तो ये चीज आप, तो सर ये तो सभी पेड़ में आम वगैरह सब में स्प्रे कर, लेकिन मान के कितने दिन पे करें? 8 दिन के अंतराल, 8 दिन में रिपीट, है ना, 8 दिन में रिपीट 2 बार करनी है, खाली 2 बार में ही आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे मिर्ची तरह की चीजें हैं, लौकी तरह की चीजें हैं, बैगन तरह की चीजें हैं, टमाटर तरह की चीजें हैं, तो ये चीजें क्या है ना कि एक बार नहीं फलती हैं, ये तो फलती रहती हैं। पता चला 4 महीने तक लौकी चल रही है, गिलकी 3 महीने चल रही है, टमाटर 4 महीने चल रहा, तो इनमें फिर आप 10 दिन 15 दिन में एक स्प्रे कर दो, है ना, इनमें करते जाओ, क्योंकि ये लगातार फूलते जा रहे हैं, फलते जा रहे हैं। धान है, गेहूं है, इस तरह की चीजें तो ऐसा होता है कि एक ही बार फूल पे आते हैं झटके से, 10 से 15 दिन में सारे फूल आ जाते हैं, 15 दिन में उनमें दाना आ जाता है, फिर अगले 15 दिन में पक जाते हैं, तो उनका इकट्ठा होता है, वॉल्यूम में काम होता है एक साथ। और इनमें जिनमें बार बार मतलब फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो उनमें आप लगातार स्प्रे देते जाए, ठीक है, 15-15 दिन का रूटीन बना लें। और बता सकते हैं कुछ चीज? और अगर कीटनाशक अगर स्प्रे यूज किया तो नुकसान करेगा इसको? नहीं, साथ में मिला के स्प्रे नहीं करना। अगर आप स्प्रे करते हैं तो पहले आप अपना कीट वाला नियंत्रण कर लीजिए, फिर उसके बाद टॉनिक का स्प्रे करें। ये एज ए टॉनिक का काम करेगा, है ना, ये एज ए टॉनिक का काम करेगा। सर जैसे मूंग दाल है, उसमें जो फली है उसमें दाने नहीं है, आप पक जाते हैं उसमें दाना है नहीं। हाँ, वो डिसऑर्डर्स है ना, ये कहलाते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर, है ना।
कोई हार्मोन्स की कमी होगी जिसकी वजह से वो दाना नहीं बन पाया, है ना। तो आपको इन सब चीजों के लिए यही करना, जहां पर फूल फल में कहीं भी गड़बड़ मामला आ रहा समझ में, वहां पर यही स्प्रे चलेगा कॉमन सभी। अगर अभी कहीं मूंग लगी हो तो आप स्प्रे करके देख लो, अगर फ्लावरिंग उसकी खत्म होने की कंडीशन भी होगी ना तो भी नए फ्लावर्स आ जाएंगे। प्रयोग करके देख लीजिए, है ना। देखो प्रयोग से ही तो रिजल्ट हाथ में आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास गाय का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, देसी गायों का, ठीक है, और ऊपर से आपके पास शहद भी होगी। तो बस आप एक पंप में स्प्रे करके देख लें, आधा लीटर दूध लगनी है, 50 ml शहद लगनी है, बस घोल के और स्प्रे कर दीजिए आप, और उसका रिजल्ट आप जजमेंट कर लीजिए। 4 से 6 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जजमेंट में आने लगे, दिखने लगे, समझ आने लगे, ठीक है। और कोई बात जो कल के सेशन में, आज सुबह के सेशन में आपको समझनी हो, या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, याद करो जरा, दिमाग में कैसे लगेगी। मूंग जब होता है ये तो बरसात में ही जुताई होगा जी, गीले में वो मिक्स होगा। मूंग लास्ट में होता है जो बरसात आता है तभी वो हरी खाद की बात कर रहे हो, खेत में मिलाने वाली कंडीशन। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, साल में इसे कभी भी बो सकते हो, क्योंकि हमें फल तो लेना नहीं है मूंग से फल तो लेना नहीं है, उसका पेड़ बनाना और वापस पेड़ को वापस मिट्टी में मिलानी है। तो पेड़ तो किसी भी सीजन में बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, गर्मी का जो, ठंडी का एकदम जो वक्त है, शाम को नवंबर से लेकर लगभग फरवरी तक का, या जनवरी मान लो, फरवरी से तो फिर इंक्रीज होने लगती है गर्मी धीरे धीरे, तो जनवरी, दिसंबर और नवंबर, ये 3 महीने को छोड़कर बाकी साल में आप कभी भी इसे लगा सकते हैं। हाँ, बरसात में लोग जनरली इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों के पास पानी नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे सीजन पे जब लगाओगे तो अब मान के चलो नवंबर के महीने में तो कोई नहीं लगाएगा साहब, क्योंकि भाई पानी है, फसल का सीजन होता है, आदमी फसल लगाएगा कि यही लगाएगा, ठीक है कि नहीं। अब फिर मार्च में जब फसल कट जाती है तो लोग इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि पानी नहीं है गर्मी के टाइम पे, ठीक है। तो वो जाके अल्टीमेट जुलाई में लगाते हैं फिर कि चलो बरसात में तो फसल घास खूब होती है, फसल ढंग से कुछ होनी नहीं है, तो इसी को बो दो। तो जनरली लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं कि इसको जुलाई में लगाया जाए, पर आप साल में किसी भी समय पे इसको 40 दिन का वक्त निकाल के लगा सकते हो, और ये 3 साल में एक बार तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। इससे सॉइल का जो हेल्दी बैकअप है वो बना रहता है, ठीक है कि। हाँ, जैसे हम लोग जो है मान के चलो खूब काम करते हैं, ठीक है, तो बॉडी में स्ट्रेस जमा हो जाता है, स्ट्रेस जमा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी डेली दिनचर्या में जो है ना योगा प्राणायाम है तो कोई बात नहीं तो हर आदमी को 3 से 4 साल के अंतराल से नेचुरोपैथी एक बार ले लेनी चाहिए। नेचुरोपैथी में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी का जो कहना चाहिए जमा हुआ जो भी कचरा होता है उस कचरे को साफ किया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह और फिर बॉडी फिर वापस से रिचार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है 3-4 साल में हर एक आदमी को लेना चाहिए कायदे से। इससे क्या होता है, एकदम चकाचक शरीर बना रहता है, मतलब जो है कोई भी गंदगी जमा नहीं हो पाती। नहीं तो फिर पता चला 50-60 साल के बाद कहीं पेट की तकलीफ हो रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, तो बॉडी पूरी फ्लैश हो जाती है। तो हमें ये काम भी 3 साल में एक बार मिट्टी के साथ में करना चाहिए। नेचुरोपैथी का नेचुरल खाद बना के देखना, ठीक है सर। जैसे मक्का लगाया तो उसमें फल आते हैं, उसमें दाने नहीं रहते, दाने नहीं रहते हैं। वो इसलिए नहीं रहते दाने क्योंकि जब दाने सेट होते हैं तब सॉइल मतलब टेम्परेचर जो है ना एनवायरनमेंट का 25 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का तापमान हुआ तो दाने मक्के में नहीं आएंगे, ये एक सामान्य सी बात है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि मक्का को उस टाइम पे लगाना है जब टेम्परेचर 20 से लेकर 30 के बीच में। सर लगा दीजिए तो किस समय हैं? फरवरी में लगा दिए। हाँ, तो फरवरी में लगाया आपने तो मार्च अप्रैल में जाके आपका वो दाना पड़ने का समय आता है, तो तब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसीलिए तो दाने सेट नहीं होते हैं। आप उसको लगाओ जनवरी में, ठीक है, तो वो जाके मार्च में दाने सेट कर देगा, या तो लगाओ जुलाई में तो जाके फिर अगस्त सितंबर में आपको दाने सेट कर देगा।
तो सॉइल का टेम्परेचर मतलब ओवरऑल टेम्परेचर से ही दाने सेट होने की प्रक्रिया बिगड़ती है, ठीक है। तो टेम्परेचर सही होना चाहिए, ऐसी स्थिति में मक्का लगनी चाहिए। इस बार हमारे इस एरिया में हाँ मक्का का हालत खराब हो गया। हाँ। गर्मी ज्यादा था, हाँ ढंग से मक्का हुआ नहीं। हाँ, वो दाना नहीं बन पाता ना, टेम्परेचर बढ़ने के कारण दाना नहीं बनता है ना। और कोई चीज भाई अगले टॉपिक पे करें फिर बातचीत, है ना। आज देखो हमको डिस्कस करना है गाय के बारे में, और गाय में देसी गाय का महत्व, खेती में देसी गाय का महत्व, दूसरा इसके रखरखाव के लिए उपाय या व्यवस्था, और इसके बाद इसके संतुलित आहार पर बातचीत। संतुलित आहार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय कृषि में देसी गाय का क्या महत्व है इस पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमें उस चीज की समझ और जानकारी नहीं होगी तब तक हम उस चीज से अटैच नहीं हो पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। हमारे दिमाग में बार बार आता रहेगा कि भैंस का गोबर क्यों ना ले लें, ठीक है, इसका गोबर क्यों ना ले लें, है कि नहीं है। तो कहीं सुनी बात कमजोर होती है और समझी हुई बात बहुत मजबूत होती है, ठीक है। तो हमें इस बात को आज समझना है कि देसी गाय का महत्व भारतीय कृषि में क्या भूमिका प्ले करता है। तो जो देसी गाय का महत्व है, तो पहली बात तो ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको साइंटिफिक कारण चाहिए हर चीज का, ठीक है। उनको पुरानी व्यवस्थाओं से, पुरानी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं, और आज का साइंस भी ये बात कहता है कि हमें साइंटिफिक हर चीज का प्रूफ दो तो मान जाएंगे, नहीं प्रूफ दोगे तो हम कहेंगे ये इमोशनल बात है, ठीक है, भावनात्मक बात है। जैसे हम कहते हैं ना गाय हमारी माँ है, तो लोग चिल्लाते हैं, बोले जो है ना ये भावनात्मक बात है, इमोशनल बात है, और इसमें और कोई दम नहीं। साइंटिफिक प्रूफ करके बताओ कि गाय आपकी माँ है, ठीक है कि नहीं। तो आज का जो दिमाग है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। तो आज हम लोग जो है ना अपनी परंपराओं, ठीक है, अपनी व्यवस्थाओं और साइंटिफिक प्रूफ के साथ में गाय को एक मतलब एक कहना चाहिए संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में हम उसको समझेंगे कि गाय का क्या रोल है इस धरती पर, क्या महत्व है, क्यों हम वेदों से लेकर पुराणों तक, धर्मों से लेकर ग्रंथों तक, और जो है हमारे जितने भी पूर्वज हुए उन सभी ने जो है ना देसी गाय के बारे में ही बातचीत करी है, या फिर उसके बारे में उन्होंने काम किया है, या उनको ही उन्होंने पाला है, ठीक है। कितने भी पूर्वज रहे हुए, आप सीधे ऊपर से शुरू कर लो, भगवान राम और कृष्ण के जमाने से बात कर लो, तो उन्होंने देसी गाय पर ही काम किया है, भारतीय नस्ल की देसी गाय पर। फिर आप और नीचे चले आओ तो महाराणा प्रताप से लेकर चाणक्य से लेकर तमाम तरह की जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन सभी के पास आप देखोगे तो देसी गाय ही आपको मिलेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये देसी गाय इन लोगों ने क्यों रखी और इसका क्या महत्व है, इस बारे में हमें साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, और हमें इस पर भरोसा करके फिर आगे बढ़ना, ठीक है। देखो देसी गाय का जो सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है, कहीं सुनी बात नहीं, कोई कथा वाली बात नहीं है। देसी गाय को समझने से पहले आपको एक बात जरूर समझना पड़ेगी कि इस संसार में जो भी वनस्पति ईश्वर ने बनाई है, आप जरा 10 मिनट के लिए अपने आप को इस हॉल से बाहर निकालो। संसार में जितनी भी वनस्पति बनाई है, एक भी वनस्पति का नाम बता दो जो वेस्ट हो, जो बेकार की हो, कोई काम की ना हो सकता है हमारे नॉलेज के मुताबिक ये चीज कोई काम की नहीं है, लेकिन जब आप उसका अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीमारी लेके आप घूम रहे हो वो चीज उसमें ऑलरेडी है, वो बीमारी को ठीक करने की सामर्थ्य है उसमें। तो संसार में कोई भी वनस्पति, जब आयुर्वेद आप उठा के देखोगे तो आप हजारों लाखों पेड़ पौधों के बारे में, बूटियों के बारे में, जड़ियों के बारे में, औषधियों के बारे में जानोगे, और आप उनके जब छाया चित्र देखोगे तो कहोगे कि यार ये तो हमारे बाड़े में खूब उगती है, समझ रहे ना। तो संसार में इसका मतलब ये है कि फिर वो बेकार नहीं है, अभी तक तो हम बेकार मान रहे थे उसको। तो संसार में ईश्वर की रचना में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये एक आइडल लॉ है, संसार में ईश्वर ने कोई भी चीज व्यर्थ ही नहीं बनाई, सब काम की चीजें बनाई। हम लोग कोई चीज व्यर्थ बना लेते हैं,
देखो हम भी अगर कोई आविष्कार करते हैं ना तो व्यर्थ में तो नहीं करते ना, कि आज जो है ना हम फालतू बैठे हैं तो व्यर्थ का आविष्कार करते हैं, काम का ही करते हैं ना। हाँ ठीक है, वो कितने काम का है वो अलग बात है। तो जब हम अपने काम का ही आविष्कार करते हैं तो ईश्वर व्यर्थ की चीजें क्यों बनाएगा? सही है कि नहीं है? तो ईश्वर ने जो है ना इस धरती पर पता है 5 चीजें बनाई। क्या है 5 चीजें? अर्थ धरती तत्व बनाया, वायु तत्व बनाया, हवा बनाई, जल तत्व बनाया, आकाश तत्व बनाया और अग्नि तत्व बनाया। संसार में इस 5 चीजों के अलावा ईश्वर ने कोई छठवीं चीज बनाई नहीं। आप कहोगे उन्होंने तो आम का पेड़ भी बनाया, तो आम के पेड़ की चीरा फाड़ी करके आप देख लो, यही 5 चीजें आपको उसमें मिलेंगी। आप कहोगे मच्छर बनाया, तो मच्छर को भी चीर फाड़ करके देख लो आप, यही 5 चीजें मिलेंगी। इंसान को बनाया, इंसान के अंदर भी वही है 5 चीजें। जब आदमी मरता है तो हम लोग कहते हैं ना पंचतत्व में विलीन हो गया, तो वो 5 तत्व क्या है? यही 5 तत्व है, ठीक है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। और इस ब्रह्मांड की संरचना में जितने भी प्रकार की वनस्पति हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी प्रकार के इंसान हैं, जो भी है इस धरती पर, जो भी आपको जीवंत दिख रहा है, वो सब 5 एलिमेंट से ही मिलके बना हुआ। और इस धरती पर कोई भी छठवां चीज है ही नहीं। समझ गया ना? तो इन 5 चीजों से मिलकर जो जो भी जीव बने हैं उनमें स्पेशली सॉफ्टवेयर बने, उनमें स्पेशली कोई ना कोई गुण दे रखे हैं भगवान ने। जैसे उदाहरण के तौर पर मच्छर के पास जो क्वालिटी है वो आम के अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है। अब आप कहोगे क्या क्वालिटी है? हम तो MA क्वालिफाई हैं, BA क्वालिफाई हैं, है ना, MBBS क्वालिफाई हैं, या फिर जो भी है, लेकिन उसके पास जो क्वालिटी है वो हमारे पास नहीं। ठीक है, अगर वो चाह ले तो दुनिया के ताकतवर व्यक्ति को भी जगा सकता है, काट के जगा सकता कि नहीं जगा सकता? कितनी भी सुरक्षा हो, कितने भी गार्ड लगे हो, कुछ भी हो, वो जगा सकता है, उसके पास क्वालिटी है। आपके पास नहीं है वो क्वालिटी। सांप इतना सा प्राणी होता है, ठीक है, दुनिया के पावर से पावरफुल व्यक्ति को 1 मिनट में सुलझा सकता है। क्वालिटी है कि नहीं? है क्वालिटी की नहीं? चिड़िया, आप यहां बैठे रहोगे, आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे इल्ली पड़ी हुई है, और वो 100 फीट दूर कहीं किसी पेड़ में छुप के देख रही है, वहां इल्ली है, उठा के लेके जाएगी और खा लेगी। क्वालिटी है कि नहीं? केंचुए के पास देखो, क्वालिटी है कि नहीं? जो काम दुनिया का ताकत से ताकतवर व्यक्ति नहीं कर सकता, पढ़े से पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता, वो काम फ्री में केंचुआ कर रहा है। कितनी बड़ी क्वालिटी है। तो संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पास कोई क्वालिटी ना हो, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरल हो। देखो आप कोरोना को देखो आप, कितनी खतरनाक क्वालिटी है, कितने लोगों को निपटाया उसने। अभी एक इंसान मतलब कितना ताकतवर होता है आदमी, मिसाइल बना देता है, और मिसाइल बनाने के बाद अगर किसी देश पे पटक दो तो देश का देश निपट सकता है। इतनी ताकत है इंसान के दिमाग में और इंसान के हाथों में। लेकिन एक वायरस जिसको आज तक हमने देखा नहीं, देखा क्या किसी ने? नहीं देखा, लेकिन उसने कईयों इंसानों को निपटा दिया, ताकत से ताकतवर। तो क्वालिटी है कि नहीं? तो संसार में मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी जीवंत चीजें हैं उन सभी में इंडिजीनियस क्वालिटी दे रखी है। अब सवाल यह है कि हम किस क्वालिटी को पहचानते हैं और उस किस क्वालिटी से हमारा काम होने वाला है। तो अब आती है बात गाय पर। ये तो आपको तय है कि भगवान ने सबको क्वालिटी दे रखी, तो साहब गाय को भी कोई क्वालिटी दे रखी होगी। तो गाय को क्या क्वालिटी दे रखी है? गाय को केवल कचरा खानी है, घास खानी और गोबर बना के दे देना। हम लोग अमूमन यही समझते हैं। तो ये तो भैंस भी करती है, ये तो गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, बैल भी करता है, ठीक है, ये सारे लोग भी करते हैं। लेकिन फिर हम देसी गाय को क्यों जो है इतनी मान्यता देते हैं? क्योंकि जैसे हर एक जानवर में कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी है, हर एक जीव में स्पेशल क्वालिटी। मैं तो कहता हूं इंसानों में भी इतनी जबरदस्त क्वालिटियां हैं कि हर एक व्यक्ति के पास जो क्वालिटी है वो दूसरे के पास नहीं है। सही है कि नहीं है? आप अंदाजा जरा कीजिए। और इस बात से हमेशा से पीड़ा होती है कि हम एक दूसरे की क्वालिटी का इज्जत नहीं करते, एक दूसरे की प्रतिभा का सम्मान नहीं करते, ठीक है। ये हमारे देश में एक बहुत मतलब एक कहना चाहिए पिछड़ी मानसिकता की सोच है
कि हम प्रतिभा की इज्जत नहीं करते, और प्रतिभा का कोई तोड़ नहीं है। अगर तोड़ होता तो आप मच्छर का काम करके दिखाओ। आपके आगे मच्छर सबसे बड़ा आदमी है, अगर वो जाके किसी को जगा देता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर को जगाने की ताकत रखता है, तो वो आपसे कितना बड़ा होगा, सोच के देखो। आप में सामर्थ्य नहीं है वो कि आप जाके जगा लो, सही है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक जीव में एक इंडिजीनियस प्रतिभा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर हमारे देश में सड़क पर भीख मांगने का काम कर रहा है और एक व्यक्ति उसी व्यक्ति के ऊपर एरोप्लेन उड़ाने का काम कर रहा है, तो दोनों में प्रतिभा है, दोनों में प्रतिभा है। एक एरोप्लेन उड़ा सकता है, दूसरा अच्छे से भीख मांग सकता है। हाँ, अब दोनों प्रतिभाएं एक दूसरे का काम नहीं कर सकती। कर सकती क्या? आप बताइए, एरोप्लेन वाला क्या भीख मांग सकता है? बनेगा ही नहीं। क्वालिटी है भाई, वो एक प्रतिभा है। आप नहीं मांग सकते, हम भी नहीं मांग सकते, लेकिन वो एक प्रतिभा है जो ये काम करती है। और एक एरोप्लेन उड़ाने वाला है, जिसके पास प्रतिभा है वो एरोप्लेन उड़ा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार, ये जीव सारे प्रतिभाओं से मिलकर बने हुए, और सबको एक दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। अब बात आती है गाय की। तो गाय पर जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर भी प्रतिभा है, उसके अंदर भी क्वालिटी है। गोबर तो संसार के सभी लोग करते हैं, ठीक है, उसको वो तो सभी लोग करते हैं, पर एक इंडिजीनियस प्रतिभा क्या है उसके अंदर? प्रतिभा ये है साहब कि उसके अंदर, उसके शरीर में जो है सूर्य केतु नाड़ी हमारे ईश्वर ने इंजेक्ट करके दी हुई है। सूर्य केतु नाड़ी का मतलब क्या होता है? सूर्य केतु नाड़ी एक ऐसी डिवाइस है जो सूरज की एनर्जी को कलेक्ट करती है। क्या करती है? सूरज की एनर्जी को कलेक्ट करती है। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझें, ऐसे नहीं आएगा समझ में। जैसे सांप है, क्या खाता है? मेंढक वगैरह खा लेता है, लेकिन मेंढक खाता है, मेंढक तो जहरीला नहीं होता, लेकिन वो मेंढक खा के और फिर जो है जहर बना देता है, ठीक है कि नहीं? या और कोई जीव अगर मेंढक खाता है तो वो जहर नहीं बना पाता है। तो वो क्वालिटी उसके अंदर है कि वो जहर बना लेता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसे ही क्वालिटी गाय के अंदर है। हम लोग भी धूप में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सूर्य केतु नाड़ी नहीं है। तो सूर्य केतु नाड़ी को आप कैसे समझोगे? ऐसे समझो, सूर्य केतु नाड़ी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइस, और एनर्जी डिवाइस का मतलब होता है जैसे कि आज हम आधुनिक संसार में सोलर पैनल प्लेट के रूप में उसको देख रहे हैं, ठीक है? अब सोलर पैनल प्लेट का क्या है मसला? सोलर पैनल प्लेट एक ऐसी डिवाइस है जो सूरज की रोशनी से करंट निकाल के बना देती है। क्लियर? अब आज जरा गौर करो आप कि आज से अगर हम 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले की बात कर लें, जब भारत में लाइट ही नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या बहुत कम थी, तो उस जमाने में अगर हम बात करें कि भाई जो है सूरज की रोशनी में करंट होता है, सूरज की रोशनी में करंट होता है, तो कौन कर लेता आपकी बात को भरोसा? और अभी आप गांव में चले जाइए और किसी से कहिए सूरज की रोशनी में करंट होता है, 10 बार ऊपर से नीचे देखेगा आपको, वो कहेगा हम तो खड़े हैं, हमें कहीं नहीं लग रहा करंट। सही है कि नहीं है? तो ये चीज हमारे सामने साइंटिफिकली कब प्रूफ हुई कि सूरज में करंट होता है? जब हमने एक पैनल डिवाइस बनाई, और डिवाइस को जब हमने सूरज की रोशनी में रखा, तो सूरज की रोशनी जब डिवाइस पे पड़ी और उसने सूरज की रोशनी को करंट में कन्वर्ट करके दे दिया। अब उस करंट से आप पंखा चलाओ, टीवी चलाओ, मोबाइल चलाओ, इंस्ट्रूमेंट चलाओ, जो चलाना वो चलाओ, तो सूरज में करंट है कि नहीं? ठीक है? अब सूरज की करंट को करंट में बदलने के लिए क्या चाहिए? डिवाइस चाहिए, ठीक है? अब वो डिवाइस, ये तो हमने आर्टिफिशियल बनाई डिवाइस, लेकिन नेचुरल तरीके से एक डिवाइस गाय के अंदर ऑलरेडी भगवान ने दे रखी है। ये क्वालिटी स्पेशली गाय की है। अब वो डिवाइस क्या करती है? वो डिवाइस सूरज की एनर्जी को कलेक्ट करके वही सारी एनर्जी, जैसे आप डिवाइस में एनर्जी कलेक्ट करते हो तो कहां जाती है वो एनर्जी? मान के चलो बैटरी है, बैटरी में जाएगी। फिर बैटरी के बाद क्या होती है? फिर आप उसे डिस्चार्ज करते हो, जहां पे भी ले जाना वहां पे। तो ये तो हो गई, ठीक है, एक निर्जीव चीज हो गई कि साहब जो है ना एक कैपेसिटी है उसमें भर जाएगी तो फिर वो बंद कर देगी। लेकिन जब जीवंत चीज में अगर कोई इस तरह की व्यवस्था है तो वो आएगी और फिर जाएगी, ठीक है? तो जैसे देसी गाय के जो बॉडी में जो सनलाइट इंजेक्ट है, या सॉरी डिवाइस इंजेक्ट है, वो क्या करती है? सूरज की एनर्जी को कलेक्ट करती है और फिर दूध में, यूरिन में और फिर गोबर में
वापस कर देती है। तो वो जो करंट है जो सूरज में था, जो देसी गाय की अंदर सूर्य केतु नाड़ी में जो करंट कलेक्ट किया, उस करंट को उसने यूरिन में डाल दिया, उस करंट को दूध में डाल दिया, उस करंट को गोबर में डिस्पोज कर दिया। ठीक है, अब वो करंट जो है हम जब गोबर के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, दूध के रूप में हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, या यूरिन के रूप में कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो पूरा पूरा करंट का काम करता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कैंसर के प्राइमरी पेशेंट को अगर देसी गाय का यूरिन पिलाया जाए तो उसे कैंसर को भी ठीक करने की पावर रखता है। इतना पोटेंशियल होता है, इतनी एनर्जी होती है। हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं ना, क्या करते हैं, करंट ही तो देते हैं, एक प्रकार से बॉडी को स्टीम एनर्जी देते हैं, और वो करंट यूरिन से भी मिल सकता है। तो अगर आप लगातार उसका सेवन करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी कैंसर हो ही नहीं सकता, और अगर हो चुका है तो भी आप उसे ठीक कर सकते हो। प्राइमरी लेवल का कैंसर है अगर तो कैंसर तक के जो कीटाणु होते हैं या जीवाणु होते हैं उनको भी खत्म करने की ये पावर रखता है। इतना जबरदस्त करंट है। परंतु बस बात सिर्फ ये देसी गाय का होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था भगवान ने देसी गाय में दे रखी है, सभी में नहीं दे रखी है। जैसे जहर बनाने की क्वालिटी सांप को दे रखी है, कुत्ते को नहीं दे रखी है, या बैल को नहीं दे रखी है, या मेंढक को नहीं दे रखी है। तो ये सब अपनी अपनी प्रतिभा के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी धर्म, जाति, पंथ, मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये तो सब क्वालिटी की बात है। ये आपके पास भी है, हमारे पास भी है, वनस्पति के पास भी है, पेड़ के पास भी है, पौधे के पास भी है, जीव के पास भी है, बैक्टीरिया के पास भी है, और वायरस के पास भी है। सबके पास अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटियां हैं, और हमें किस क्वालिटी की जरूरत है उस पर हमें काम करना चाहिए। और हमें एक ही क्वालिटी की जरूरत है कि हमें मिट्टी को एनर्जेटिक बनाना है, मिट्टी को ताकतवर बनाना है, मिट्टी के जीवाणुओं को ताकतवर बनाना है। तो मिट्टी के जीवाणु ताकतवर कैसे बनेंगे? एनर्जेटिक डाइट से बनेंगे। और एनर्जेटिक डाइट क्या है? देसी गाय के गोबर में जो एनर्जी है, वो एनर्जी अगर मिट्टी को हम देते हैं तो मिट्टी के जीवाणु भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। इतना सा साइंस है इसके पीछे। अब ये व्यवस्था ईश्वर की कृपा से भारतीय नस्ल की देसी गायों में ही दी गई है। ऐसा नहीं है कि सभी संसार में जितनी भी प्रकार की गाय हैं उनमें ही दी गई है। पहली बात तो संसार में कहीं गाय थी ही नहीं, समझ रहे ना। हमारा जो इतिहास है वो इतिहास भगवान श्री कृष्ण से अगर चालू होता है तो आप सोच लो भगवान श्री कृष्ण कितने हजार साल पहले इस धरती पर आए और उस समय गौपालन वो किया करते थे। अब इतना पुराना इतिहास किसी देश में किसी गाय का आप बता दो तो है ही नहीं। गाय जो है ना केवल भारत में थी, और भारतीय गाय में ही ये व्यवस्था थी, और आज भी वो व्यवस्था है अगर वो प्योर देसी नस्ल की गाय है तो। अब आप सवाल करोगे कि भारतीय नस्ल की देसी गाय में क्यों ये व्यवस्था है, तो शायद ये हो सकता है साइंटिफिक इसका कारण कि पूरे पृथ्वी के मानचित्र पर भारत इकलौता ऐसा मात्र देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी है। दुनिया में और कोई भी देश ऐसा नहीं है। कहीं पर 6 महीने बर्फबारी हो रही तो कहीं पे 4 महीने सूरज नहीं निकल रहा, कहीं पे 6 महीने नहीं निकल रहा, तो कहीं पे पता चला 2 ही महीने निकलता, 8-8, 10-10 महीने नहीं निकलता सूरज। ऐसे भी देश हैं दुनिया में, ठीक है कि नहीं। तो हमारा भारत ही एक ऐसा लौता मात्र देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती है। यहाँ पर पूरे 12 महीने देखो धूप निकलती है, हर समय हमें धूप मिल जाती है। हाँ ठीक है, जब बारिश का वक्त होता है तो हो सकता है 2-3 दिन इतने घने बादल हों कि हमें सूरज की रोशनी ना मिल पाए, लेकिन अमूमन हमें साल भर सूरज की रोशनी मिलती है। और ये वरदान पूरे हिंदुस्तान में है। और इसीलिए हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में 36 प्रकार की देसी गायों की नस्लें आज हमारे देश में हैं, पाई जाती हैं, और उन्हीं सभी नस्लों में ये क्वालिटी इंजेक्ट है। तो हम किसी भी भारतीय नस्ल की 36 प्रकार की देसी गायों में से किसी भी गाय के गोबर को लेकर काम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब ये बात क्लियर हो गई। पहले तो हमने आपको ये बात समझाने पे मजबूर कर दिया कि हर एक इंसान में, हर एक जीव में, हर एक वनस्पति में क्वालिटी है कोई ना कोई, ठीक है। इस बात से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, ठीक है। अब इसी बात को आप गाय के ऊपर लागू कर दीजिए कि जब हमारे पास कोई क्वालिटी है, उसके पास कोई क्वालिटी है, इसके पास कोई क्वालिटी है, तो भाई इसके पास क्या है क्वालिटी है, तो इसके पास ये क्वालिटी है कि वो सूरज की एनर्जी को कलेक्ट करने की पावर रखती है। इसलिए देसी गाय ज्यादा सेंसिटिव होती है, और हमारे पूर्वजों ने कहा कि देसी गाय का ही आप दूध इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव होती है। आप देसी गाय को टच कर दो उसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी को कंपन कर देगी,
हिला देगी, आप जाके अभी देख लेना, टच करके देख लेना। और आप सड़क पे घूम रही भैंस के बछड़े को या पड़े को या जो भी है, बच्चा या बड़ा, उसको आप टच करके देख लो, कुछ नहीं करेगी वो। हार्न बजा दो, कुछ नहीं करेगी वो, है ना। कहा जाता ना भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के वो एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, संवेदनाएं नहीं है। और जो जानवर के पास संवेदनाएं नहीं है उसका दूध हम पिए जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, भैंस का दूध पिए जा रहे हैं। तो असंवेदनशील का अगर जानवर का आप दूध सेवन करोगे तो कहीं ना कहीं वो असंवेदनशीलता हमारे अंदर भी आएगी। और उसका जीवंत उदाहरण है आज असंवेदनशीलता हमारे मानवों में देखने को मिल रही है। आज हमारे समाज में इतनी संवेदनशीलता नहीं है, मतलब अगर होती है ना तो शायद हम जो है ना अभी सही अच्छे रास्ते पर निकल दिए होते। आज हम विनाश के रास्ते पर कंटिन्यूअसली बढ़ते चल रहे हैं। तो साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात पर गौर करना है, गंभीरता से समझना है कि देसी गाय का महत्व क्या है, इसके लिए क्यों हम इतनी मान्यता हमारे पूर्वजों ने दी है। अगर इसको आप संस्कृति और सभ्यता से जोड़ना चाहते हो तो अब जरा साइंटिफिक कारण तो आप जान गए कि भाई उसके अंदर डिवाइस है, भाई करंट वाली डिवाइस, ठीक है। अब इसकी संस्कृति और सभ्यता पर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो संस्कृति और सभ्यता से जब आप इसको जोड़ोगे तो आप पाओगे कि हर जगह हमारी देसी गाय का गोबर आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह। और देसी गाय का दूध, दही, मक्खन, छाछ, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देसी गाय का पहले हम लोग बाय प्रोडक्ट जो गोबर और यूरिन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो संस्कृति से अगर हम आप इसको जोड़े हैं तो आप देखोगे आज भी जहां पर सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हमारी भारत की बनी हुई हैं वहां पर लोग मिट्टी के घरों में गोबर से लिपे हुए घरों में रहते हैं, ठीक है। और जहां पर गोबर से लिपे हुए घरों में लोग रहते हैं वहां का आप जो है उनका हेल्थ सर्वे करवा लीजिए, आप पाओगे कि जो कंक्रीट के घरों में लोग रहते हैं उसी गांव में उनका मेडिकल बिल क्या है, और जो लोग मिट्टी और गोबर के लिपे घरों में रहते हैं उनका मेडिकल बिल क्या है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो लोग ज्यादा गोबर के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, वो उनके आसपास कोई भी नकारात्मक एनर्जी नहीं रहती। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे घर के आगे गाय रखो या फिर घर के आसपास गाय रखो, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा ऑरा अगर किसी का है, ऑरा का मतलब एनर्जी रिफ्लेक्शन का, तो वो है देसी गाय का। और पता है देसी गाय का क्यों है ये रिफ्लेक्शन? साइंटिफिक कारण क्या है? क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी है, वो ऑलरेडी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही, करंट को एब्जॉर्ब कर रही, तो एब्जॉर्ब कर रही तो क्या होगा, उसके अंदर रिफ्लेक्शन भी तो होगा, क्योंकि वो तो जीवंत है ना, लगातार ले रही है और फिर छोड़ रही है, ठीक है कि नहीं। और जो निर्जीव होती है वो एक समय तक लेती है और फिर उसके बाद जैसे बैटरी है, आप एक समय तक पावर उसमें भरते जाओ, जब बैटरी फुल हो जाएगी तो पावर लेना बंद कर देगी, ठीक है कि नहीं। तो जीवंत चीज होने के कारण ये रिफ्लेक्शन भी करती है। तो गाय का ऑरा संसार के समष्टि के सभी जीवों में सबसे ज्यादा। अगर आप गाय के इर्द गिर्द आप रहते हैं और अगर कोई आपको थोड़ी छोटी मोटी बीमारी है तो आप अपनी छोटी मोटी बीमारी भी आप उससे क्लियर कर सकते हैं, इतनी पावर है गाय के अंदर, ठीक है। और अगर अभी आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करोगे और अध्ययन पे जाओगे तो जहां पर गांव में जो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं, समझ रहे ना, बूढ़े का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा एजेड लोग हैं, मतलब पता चला 70-80 की उम्र क्रॉस कर गए और उनकी कमर भी झुक गई है लेकिन वो हेल्थी हैं। आप जाओ तो जो चमक आपके चेहरे पे नहीं है वो चमक उनके चेहरे पे, भले ही उनकी स्किन लटक गई, और वो गायों के संपर्क में है, वो सभी गायों के संपर्क में हैं। और जो लोग गायों के संपर्क से हटे हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तो गाय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जीव है इस पृथ्वी पर, हमारे लिए वरदान है, इस वरदान का उपयोग करो, ठीक है। घर के दरवाजों पर आप लेप देखकर ये समझ सकते हैं कि गाय का गोबर कितना इंपॉर्टेंट हमारी जीवन में है। हम घर की दिन की शुरुआत जो है ना गाय के गोबर से करते थे, ठीक है। जो कच्चे घरों में लोग आज भी रहते हैं वो हमेशा वहां की जो माताएं बहनें रहती हैं वो सुबह उठ के उनका पहला काम होता है झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद घर के दरवाजे पर गाय के गोबर का लेपन। आप गांव में इंटीरियर में जाके देख रहे
उन लोगों ने आज भी संस्कृति को नहीं छोड़ा। और अब ये लेबल क्यों करते थे, अगर आप उनसे जाकर पूछोगे तो शायद वो बताने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उनको साइंटिफिक कारण नहीं पता। वो केवल संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जो उनके पूर्वजों ने किया वो कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम लोग जैसे शहरों में आए और हम लोगों ने जो है यूरोपियन कल्चर को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि इन सब चीजों को हमने नेगोशिएट कर दिया। वो कल्चर ठीक है, कहीं अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कल्चर की हमें बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इससे ये हमारा जो कल्चर है हमेशा हेल्दी रहने की सलाह देता है बिना दवाई खाए, ठीक है। हमारा कल्चर हमेशा हेल्दी रहने की सलाह देता है बिना दवाई खाए, ये हमारे कल्चर की पावर है। तो घरों के आगे दरवाजे पर गोबर का लेप क्यों किया जाता है? इसलिए कि दिन की शुरुआत होने से पहले गोबर का लेप कर दो, तब कब कोई भी व्यक्ति बाहर का आएगा, पता चला कोई वायरस लेके आ रहा, कोई बैक्टीरिया लेके आ रहा, कोई बीमारी लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, तो घर के अंदर जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो गलत एनर्जी को वो दरवाजे पे ही छोड़ देगा, या फिर ऑटोमेटिकली भी कोई वायरल बैक्टीरियल डिसीज जो है घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है गाय के गोबर की वजह से। इतना इफेक्टेड साइंस है, इतना गुण संज्ञान है। अगर और अंदर जाके देख लो आप संस्कृति में, तो आप पाओगे कि जो भी आपके संस्कार होते हैं, देखो आपके 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में पूरे जीवन का, पैदा होने से लेकर मरने तक। जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होते ही गाय का गोबर चालू हो जाता है। आप गांव में ताइयों से अध्ययन करके पता कर सकते हो कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है। पहली आवाज जैसे चीखने की आई तो उन्होंने एक घड़े में देसी गाय के कंडे डाले और नीम की पत्तियां डाली और उन्होंने उसमें उसका धुआं करते हैं। क्यों करते हैं जी? क्योंकि देसी गाय का कंडा जब जलता है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीजन की जरूरत बच्चे को उस समय सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अब वो एकदम धरती पे आया, अभी नाक खुल रही है उसकी, तो उसको सांस लेना है, ऑक्सीजन चाहिए उसको, और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंडे को जलाते हैं, नीम की पत्ती का धुआं करते हैं, ताकि इंसेक्ट वगैरह भी कुछ ना हो और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा हमें घर के अंदर। इतना पावरफुल है। और फिर जब हमारा उपनयन संस्कार होता है तब गोबर से लीपते हैं। फिर उसके बाद हमारे विद्या संस्कार होता है तो हम गोबर से लीपते हैं। फिर उसके बाद जो है ना जितने भी संस्कार होते हैं, अब सबसे बड़ा जो संस्कार होता है वो वैवाहिक संस्कार है। उसमें भी क्या करते हैं, जब चौक मारते हैं ना मंडप के अंदर, तो गोबर से लीपते हैं। किसी और जानवर के पोटी से नहीं लीपते, देसी गाय की गोबर से लीपते हैं। क्यों लीपते हैं जी? अगर आपने ध्यान दिया हो, जिनका हो गया हो विवाह है उनको पता होगा कि जो हमारे पंडित जी होते हैं वो हमेशा देसी गाय के गोबर के गणेश बना के आपके मंडप में बिठाते हैं कि नहीं बिठाते? या जिनका आपने देखा हो तो आपने देखा होगा। अब जरा ये बताओ, सोचो जरा, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कि देसी गाय के गोबर के गणेश बिठाने की क्या जरूरत है? दिमाग लगाओ। हम हर जगह तो सवाल करते हैं, ठेले पे सब्जी खरीदने जाते तो कहते हैं जी जी ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, सवाल करते कि नहीं करते? वहां पे पंडित जी से सवाल नहीं करते कि ये गोबर क्यों रखा है। भाई गोबर इसलिए रखा, अच्छा एक बात जानो, बोले गणेश जी बना दिए, अच्छा हमारी सोच वहां जाके रुक जाती है। हमारे देखो पूर्वज कितने होशियार थे, होशियार मतलब कितने बुद्धिजीवी थे, हमारे पास कितना दिमाग है, या हम कितना सोच पाते हैं? हम इतना सोच पाते हैं कि भाई जो है हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाए, फिर हमारी अच्छी सर्विस हो जाए, अच्छा पैसा आ जाए, अच्छा घर बन जाए, और 1-2 एकड़ जमीन हो जाए, 1-2 प्लॉट खरीद लें, बच्चों को अच्छा पढ़ा लें, बस इतने हमारे दायरे होते हैं, इतना हम सोच पाते हैं। लेकिन कई लोग इस समाज में ऐसे भी हैं जो इससे ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। वो अपने पूरे परिवार के बारे में सोच के कुछ और लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फिर कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो गांव के बारे में भी सोचते हैं, अपने परिवार का पूरा करके फिर गांव के बारे में सोचते हैं, गांव की तरक्की के बारे में सोचते हैं, स्कूल बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, पेड़ लगवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, बावड़ियां बनवाते हैं, क्योंकि पूरे गांव को उसका फायदा हो, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे चले जाते हैं तो कुछ व्यक्ति जो है ना फिर अपने जिले के बारे में सोचते हैं, फिर कुछ राज्य के बारे में सोचते हैं, कुछ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, ऐसे लेकिन बहुत चंद लोग हैं। अब
पहले हमारे जो पूर्वज थे परिवार के बारे में सोचते थे, गांव के बारे में सोचते थे, राज्य के बारे में सोचते थे, राष्ट्र के बारे में सोचते थे और पूरी समष्टि के बारे में सोचते थे कि पूरे समष्टि के जीव कैसे सुखी रहें। और उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें ऐसी संस्कृति में डाली जिनका फॉलो आज भी हम करे चले जाते। जैसे गोबर के गणेश जी बना के बिठा के पूजा करना, ये भी उनके द्वारा रची गई रचना है जिसको आज भी हम फॉलो करते चले जा। हमें आज तक नहीं पता है कि गोबर के गणेश क्यों बना के बिठाते हैं। क्यों भाई? इतने सारे गणेश जी की मूर्तियां आपके घर में हैं, है ना, हर एक के घर में कुछ नहीं तो 2-5 तो होती हैं, उनको बिठा लो। और अगर उनको नहीं बिठाते हैं तो भाई ये तो सबको पता है भगवान कड़कड़ में है, हमने पढ़ा है, सुनते भी हैं कि भगवान कड़कड़ में, और जब कड़कड़ में भगवान है तो फिर क्या जरूरत है गोबर के गणेश बिठाने की? ऐसे स्मरण कर लो क्योंकि हर कड़ में, और कड़कड़ में इसलिए भगवान है, इसका भी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं, क्योंकि संसार में 5 एलिमेंट के अलावा कोई चीज है ही नहीं। अभी आपने डिस्कस किया ना, 5 एलिमेंट के अलावा, 5 तत्वों के अलावा इस धरती पर कोई चीज नहीं है। ईश्वर ने कुछ बनाया ही नहीं, छठवीं चीज के रूप में कुछ नहीं बनाया। आप पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि घुमाइए, आपको 5 में से एक चीज कहीं ना कहीं मिलेगी। चाहे आप वायुमंडल में तैरने लगो तो आपको हवा मिलेगी, चाहे आप समुद्र में तैरने लगो तो आपको पानी मिलेगा, या तो फिर आप सूरज के पास चले जाओ अग्नि मिलेगी, या तो आप धरती पर खड़े हो तो धरती है। तो हर जगह आपको 5 में से कोई एक चीज अवेलेबल है। अब ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर को प्रकृति की संज्ञा दी गई, ठीक है, मतलब प्रकृति ही ईश्वर और ईश्वर ही प्रकृति है। अब ये बताओ प्रकृति कैसे बनी? प्रकृति मतलब क्या? हवा, पानी, सूरज, अग्नि, वायु, जल, पेड़, पौधे, यही है ना प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है ये 5 एलिमेंट से ही बनी है। तो इसका मतलब ये है कि 5 एलिमेंट का मतलब है ईश्वर, और ये 5 एलिमेंट में संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहां पे 5 में से कोई एक एलिमेंट अनुपस्थित है। क्या कोई ऐसी जगह का नाम जानते हो? कोई ऐसी जगह का नाम बता दो जहां पर इन 5 में से कोई एक चीज एब्सेंट है, मतलब 5 में से कोई भी एक चीज तो आपको हर जगह मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह भगवान, ठीक है। तो हमें फिर गणेश के भगवान पूजने की जरूरत क्या है? इसलिए है क्योंकि गोबर में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के कारण वहां पर मंडप के बीच स्थान में रखकर उसको स्मरण किया जाता है कि कोई भी गलत एनर्जी आपके वैवाहिक कार्य में बाधा पैदा ना करे। इसलिए गोबर के गणेश वहां पर रखे जाते हैं। ये है इतना बड़ा साइंस इसका, और आज तक हम रखते चले आ रहे हैं। और आप सोचिए गंभीरता से, जिनकी शादियां बिना गोबर के गणेश के होती हैं, समझ लीजिए आप कितने समय तक टिकती हैं, ठीक है। तो गोबर के गणेश से आप अपना वैवाहिक कार्यक्रम पूरा करें ताकि आगे कोई भी गड़बड़ मामला ना हो, ठीक है। तो गोबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये छोटी चीज नहीं है, एटॉमिक एनर्जी है साहब उसके अंदर, एटॉमिक एनर्जी। और एटॉमिक एनर्जी का मतलब होता है कि आप उससे, मतलब एनर्जी का केंद्र है वो। इसलिए गोबर में लक्ष्मी बसती हैं, हमारे वेदों पुराणों में कहा है गोबर बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी बसती है। दीपावली की पूजन करते हैं, गोबर से लिखते हैं हम पहले, फिर जाके उसका पूजन होता है। तो गोबर में लक्ष्मी बसती हैं। अब जब लक्ष्मी बस रही है गोबर में, तो लक्ष्मी से ही तो संसार चल रहा है। और कहा गया हमारे वेदों पुराणों में 33 करोड़ के देवता निवास करते हैं गाय के अंदर। अच्छा, गाय के अंदर 33 करोड़ देवता क्यों निवास करते हैं जी? अच्छा, देवताओं को कहीं और जगह नहीं मिली क्या? क्यों गाय के अंदर गए वो? इसलिए गए क्योंकि गाय एनर्जी का केंद्र बिंदु है, और जहां पर एनर्जी है वहीं पर ईश्वर है। समझिए आप बात को, मतलब एनर्जी का दूसरा रूप ईश्वर है। तो एनर्जी में अगर हम कहें इस बात को, तो सबसे ज्यादा एनर्जी देसी गाय के अंदर है, और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण वो डिवाइस ईश्वर ने गाय को दी। तो इसीलिए जो है देवता भी उसके अंदर निवास करते हैं, बॉडी के अंदर। तो कुल मिला के बात आपको समझ में आ गई। ये गोबर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और गोबर को लेकर अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो इस पे जो है कई तरह के अध्ययन हुए हैं, और
सारे अध्ययनों में ये पाया गया है कि गोबर में जो एटॉमिक एनर्जी होती है, जो मतलब पोटेंशियल होती है, वो किसी और जानवर के गोबर में आपको पोटेंशियल नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो हमें देसी गाय के गोबर के महत्व को जानना और उसके पहले गाय के महत्व को समझना है कि गाय का महत्व क्यों है, क्यों हम देसी गाय के गोबर की बात करते हैं। और मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, जीता जागता एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये तो हमें पता है कि गाय के गोबर में एटॉमिक एनर्जी है, अगर नहीं होती तो हम फिर क्यों इसको घर के दरवाजे पर लिपा करते, वैवाहिक मंडप में क्यों रखा करते, या हर एक हिंदू धर्म के संस्कार में जितने भी उपनयन संस्कार से लेकर हमारे मरण तक के संस्कार होते हैं, तब भी आप देखो जब अर्थी उठ जाती हमारी, वो राख उठती है, उसके बाद भी गोबर से लीप के पूजन करते हैं। तो आखिरी तक गोबर पीछा नहीं छोड़ता। तो गोबर जो है ना बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, एटॉमिक एनर्जी होती है, और ये एटॉमिक एनर्जी आपकी सभी तरह के रिफ्लेक्शन को रोकने में सक्षम है। और दुनिया में ये रिसर्च हो चुकी है कि आने वाली सदी में आप देखना ये जो रेडिएशन है वो बहुत बड़ा विषय बनता चला जा रहा है, और रेडिएशन के कारण मृत्यु दरें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। स्ट्रेस बहुत हो चुका है, क्योंकि जितने भी हम ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट से रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, और इस रेडिएशन के कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है बॉडी का, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। ठीक है, तो आज की तारीख में अगर एक सर्वे उठा के देखिए, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, 2017 का सर्वे है, कभी रिकॉर्ड था कि एक बच्चा मंदबुद्धि पैदा हुआ करता था भारत में, आज का रिकॉर्ड है 10,000 से भी ज्यादा बच्चे प्रतिवर्ष मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। ये मंदबुद्धि पैदा होने की प्रक्रिया कहां से चालू हुई? ये मंदबुद्धि प्रक्रिया चालू रेडिएशन से होती चली जा रही है, और ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रेडिएशन जो है ना आपके नर्वस सिस्टम पर सीधा इफेक्ट करता है, सोचने समझने की क्षमता को भी ये कम करता है। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ पूरी रेडिएशन से घिरी होती है, क्योंकि उस समय छुट्टी हो चुकी होती है उनकी, तो एक हाथ में मोबाइल होता है, सामने में टीवी होती है, बाजू में लैपटॉप होता है, और उसके कारण जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन का प्रभाव पेट में पल रहे शिशु पर डायरेक्टली बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, बॉडी की संरचना बन रही होती है, तो आप समझ लो कि वहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग इतने से रूप में हो रहा है, तो इतने बड़े शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, कितनी 72,72,310 नाड़ियां है हमारे शरीर में, ये इतना बारीक नर्वस सिस्टम वहां पर बन रहा होता है, और जब रेडिएशन वहां पर बॉडी पर प्रभाव करेगा तो निश्चित है बच्चे के बौद्धिक विकास पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ये प्रूफ हो चुका है, ये इस पे कई रिसर्च पेपर भी आ चुके हैं। तो हमने क्या किया, देखिए, एक हमने रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल किया, और ये काफी कारगर है, मतलब जबरदस्त है, आप खुद भी कर सकते हैं, आपको हम अभी करवा देंगे, और इसका प्रैक्टिकल आप महसूस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल महसूस कैसे करेंगे, रेडिएशन आजकल मीटर भी आने लगे हैं, आप रेडिएशन मीटर से आप अपने मोबाइल का पहले रेडिएशन चेक कर लेना कि ये कितना रेडिएशन क्रिएट कर रहा है, वो मीटर और ऑटोमेटिकली रीडिंग दिखाएगा। अब हमने क्या किया, देसी गाय का गोबर लिया और बराबर मात्रा में गौमूत्र लिया, गोबर और गौमूत्र को डिसॉल्व कर लिया बराबर मात्रा में, ऐसे जैसे हमने कल आपको बताया था, उससे थोड़ा और पतला, जैसे मट्ठा होता है ना, मट्ठे से थोड़ा गाढ़ा आप समझ लीजिए, उतना करके ये हमने पेपर लिया, और ये पेपर सामान्य पेपर है, गत्ता पेपर है, पुट्ठा पेपर है ना, और इसको हमने डिप कर दिया उसमें, और डिप करके इसको सुखा दिया। सुखाने के बाद इसको हमने मोबाइल के पीछे लगा दिया। अब आप रेडिएशन मीटर से इसका रेडिएशन चेक करेंगे, आपको बहुत कम मिलेगा। ये प्रैक्टिकल है, और आपको जीता जागता उदाहरण बता दें, इतने फोन हमारे फोन पे आते हैं, इतना ट्रैफिक रहता है, हर दिन 1000 व्हाट्सएप निपटाने होते हैं, और सीजन पे तो 300 से 400 तक फोन आते हैं प्रतिदिन, और वो सारे फोन हम अटेंड करते हैं, शिविर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि मोबाइल हमारी एनर्जी को इफेक्टेड करता है। तो ये प्रैक्टिकल जीवंत उदाहरण है, ये आप भी कर सकते हो, ये कोई बहुत काल्पनिक बात नहीं है। गोबर हमारे पास है, हम लोग इसको करके जो है इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सिंपल चीज है, मतलब कुछ मैकेनिज्म नहीं है, सीधा गोबर लो, ताजा गोबर, और जितना गोबर उतना यूरिन मिला के उसको लिक्विड कर लो, और एक पेपर को बस उसमें डिप करके निकाल के सुखा लो, और फिर इसके बाद इसको लगा लो, और 8 महीने 6 महीने के आसपास में इसको बदल दो, आप फिर दूसरा लगा लो। तो ये बहुत सस्ता सरल उपाय है जिससे हम रेडिएशन से बच सकते हैं।
और देखो मोबाइल तो हमारे जेब में हरदम होता है ना 24 घंटे। आप सोच के देखिए, इससे हमारी बौद्धिक क्षमता कम हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। अभी धीरे धीरे करके हम जो है ना इस बौद्धिक क्षमता से कमजोर होते चले जा रहे हैं। सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता दिन प्रतिदिन हमारी कम होती जा रही, क्योंकि हम रेडिएशन के घेरे में आ चुके हैं। तो साहब देसी गाय के महत्व को आप समझो, क्योंकि इसमें ईश्वर ने एटॉमिक एनर्जी दी हुई है ना। तो कुल मिला के बात आपको क्लियर समझ में आ गई। एक ही चीज है, क्वालिटी का उपयोग करना। संसार में देसी गाय के पास भगवान ने सूर्य केतु नाम की क्वालिटी दी है, उसका उपयोग करो, ठीक है। हमें झमेले में नहीं पड़ना किसी भी चीज के, हमें तो क्वालिटी का उपयोग करना है, ठीक है। अब जो क्वालिटी गोबर में आई वही क्वालिटी आपकी, सॉरी, जो क्वालिटी आपके गोबर में आई वही दूध में जाती है, वही यूरिन में चली जाती है। तो ये जो चीज है, एक खादी बोर्ड के ब्लॉटिंग पेपर को मंगवाइए, जो हाथ से ब्लॉटिंग पेपर बनाती हैं महिलाएं घर में, वो ब्लॉटिंग पेपर पतला वाला मंगवाइए, कल प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखोगे, पता है, ये जब मोबाइल आप यूज करोगे, दिन में अगर 100 फोन भी उठाओगे आप, तो आपको लगेगा ही नहीं, हर फोन के बाद आपकी एनर्जी उतनी रहेगी जितनी पहले फोन पे थी। नहीं तो 200 फोन उठा लो साहब आप एक दिन में, तो आपकी हालत पके पपीते जैसी हो जाएगी। एक रेडिएशन मीटर तो खरीद के देख लीजिए, अगर नहीं होगा आपके लैब में ले आएंगे, तो ले आइए। हाँ, एक 2500 रुपए का रेडिएशन मीटर आता है, वो बढ़िया रीडिंग देता है। आप मोबाइल के पास रखेंगे, मीटर से रीडिंग दे देगा कितना रेडिएशन छोड़ रहा है ये मोबाइल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट के पास रखोगे वो रेडिएशन काउंट कर देगा। और फिर आप बस कुछ नहीं करना, ये चिप बना के उस मोबाइल के पास रख देना, मीटर यहीं रखा रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका मीटर की रीडिंग जो है ना, काउंटिंग आपने सामने आ जाएगी, आप पता कर सकते हैं। और ये बॉडी पे भी आप इफेक्ट कर सकते हैं। आप इसको अपने साथ में रखिए, फिर देखिए आपका एनर्जी का लेवल खत्म नहीं होगा, दिन भर आप रिचार्ज रहेंगे, बिल्कुल एकदम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत गौर करने वाली बात है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जिन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे संसार में हमारे पास बहुत सारी क्वालिटियां हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द होती हैं और इफेक्ट करती हैं काफी चीजों में, ठीक है। तो अब ये जो देसी गाय का गोबर है, अब इतनी बात हम समझ गए कि इसमें एक एटॉमिक एनर्जी है साहब। अब इस एटॉमिक एनर्जी का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमें सबसे पहला उपयोग खेती में करना है, क्योंकि खेती में जब तक देसी गाय का गोबर कंपोस्ट होके नहीं डलेगा, तब तक जो है ना मतलब जो है ना हमारी मिट्टी को एनर्जी नहीं मिलेगी, पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो हमको पोटेंशियल चाहिए, तो हमें क्या करना, देसी गाय के गोबर को ही हमें खेत में इस्तेमाल करना। क्लियर हो गई ना बात। अब इसलिए दूध हम देसी गाय का पीने की बात करते हैं। अभी अगर आप देसी गाय का दूध पीते हैं, तो आपके बच्चे में जो बौद्धिक विकास होगा, जो सोचने की, करने की, कार्य करने की क्षमता होगी। आपने देखा ना देसी गाय का जो बछड़ा होता है कैसे उछलता है, ऐसे ही हमारे बच्चे उछलेंगे। और अगर भैंस का दूध पिएंगे ना, तो हमारे बच्चे वैसे ही जैसे भैंस भैंस की तरह तो नहीं होंगे, पर असंवेदनशील तो हो जाएंगे ना। हम लोग कहते हैं ना कि जी प्रणाम करो प्रणाम करो, उसको समझ ही नहीं आता कि प्रणाम करें कि ना करें। तो ये असंवेदनशीलता है ना कि नहीं है। अभी ये प्रैक्टिकल बात है, देखो अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल बात है। आप अपने बच्चों को संकल्प लो कि देसी गाय का ही हम लोग उनको दूध पिलाएंगे, देसी गाय के गोबर का ही हम उपयोग करेंगे, और देसी गाय के यूरिन का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो देसी गाय पृथ्वी पर वरदान है, और वो वरदान भारत के लिए सौभाग्य रूप से मिला। और मुझे लगता है कि वो इसलिए मिला है क्योंकि पूरे संसार के मानचित्र पर भारत ही एक लौता देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सूरज की किरणें हैं, सनलाइट है। और सनलाइट का ही सब कुछ खेल है, एनर्जी का ही सब कुछ खेल है। एनर्जी है तो आज हम और आप यहाँ बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं, एनर्जी नहीं है तो शायद हम यहाँ पे नहीं। सब कुछ एनर्जी से हो रहा है, दुनिया की सारी चीजें एनर्जी से चल रही हैं। तो एनर्जी का केंद्र बिंदु गाय है, ठीक है, क्लियर ना ये बात। अब हम बात करते हैं कि भारत में कितनी गाय देसी हैं। क्या साहिवाल गाय ही देसी है या फिर गिर गाय ही देसी है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में 36 प्रकार की देसी गायों की नस्लें हैं, और ये सभी देसी हैं। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की गाय पाई जाती हैं, कहीं साहिवाल है तो कहीं
कॉकरेज गाय है, तो कहीं गिर है, तो कहीं जो है कुन्नूर है, तो कहीं पे जो है खिल्लार है, तो कहीं पे निवाड़ी है, मालवी है। तमाम तरह की गायें हैं हमारे देश में, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब इनकी पहचान के क्या तरीके हैं, क्योंकि हमने इनको ब्रीडेड कर दिया है, हमने इनमें दूसरी गायों के जो है सीमेन को डाल के दूध बढ़ाने के चक्कर में हमने इनकी नस्ल को कंटामिनेटेड कर दिया, ब्रीडेड कर दिया। और ब्रीडेड करने से दिक्कत क्या हुई, हमने दूध बढ़ाने के चक्कर में किया, लेकिन दूध तो बढ़ा नहीं साहब, लेकिन गाय और हमारी सारी ब्रीडेड हो गई। अब सवाल यह है कि देसी गाय में हम दूध को कैसे इंप्रूव करें, उसकी भी अभी हम बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि केवल एक पक्ष पे बात करेंगे। देसी गाय में दूध कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें पिछले 7 सालों का हमारा गहरा अनुभव है, और इसके लिए मैंने एक पूरा कंप्लीट डाइट चार्ट बनाया है, अलग अलग समय पर अलग अलग गायों पर प्रयोग करके। और जो डाइट चार्ट अभी हम बताएंगे, अगर वो डाइट चार्ट आप फॉलो करते हो तो जो गाय 2 लीटर पर दूध पर है, वो गाय आपकी 6 महीने के अंदर 6 लीटर पे आ जाएगी, 2 लीटर वाली, केवल डाइट फॉलो करने से। और भी कई उपाय हैं, वो सारे उपाय अगर आपने लगा दिए तो आप बिलीव नहीं मानेंगे, जो 2 लीटर वाली गाय है उसको आप 9 लीटर तक ले जा सकते हो आराम से, 2 लीटर वाली को। तो हमें ब्रीडेड कराने की क्या जरूरत है? अगर हम दूध के लिए ब्रीड करा रहे हैं तो साहब ये फॉलो करके भी तो दूध बढ़ा सकते हैं आप। और जो हमें एटॉमिक एनर्जी मिल रही है वो उस गाय में तो मिल ही नहीं रही है। और एटॉमिक एनर्जी दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है। आप अगर किसी गाय से 1000 लीटर भी दूध ले लेंगे एक दिन में, तो भी उसकी वो कीमत नहीं चुका सकती है जो देसी गाय का गोबर आपको चुकाने को तैयार है। तो हमारी बस समझदारी की कमी है। तो मैंने बताया 36 प्रकार के हमारे भारत में देसी गायों की नस्लें हैं, और इन सभी में जबरदस्त क्वालिटी है। ठीक है, तो आप किसी भी गाय के साथ में, अपनी क्षेत्र विशेष की गाय के साथ में आपको काम करना होगा। पहचान के तरीके क्या हैं, मोटा मोटी हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि अभी अधिकतम नस्लों को हमने ब्रीड कर दिया है। और जैसे ही नस्ल एक बार ब्रीड हुई तो क्या होता, उससे जो नंदी पैदा हुआ वो मिक्स हो गया। अब वो नंदी सड़कों पे घूम रहा है, तो जो ओरिजिनल गाय है उसको भी उसने क्रॉस कर दिया। फिर ऐसे करके 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 हमने 100 गायों को ब्रीड किया, उसने 1000 को ब्रीड कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे करके हमारी ब्रीड बिगड़ गई। अब हमें उसे सुधारना वापस। तो कैसे? पहले नंबर तो पहचान करो, जहां से देसी गाय आपको मिले वहां से आप गाय लो और देसी बुल खरीदो, और फिर उससे नस्ल बढ़ाते जाओ, इंप्रूव करते जाओ। ठीक है, तो पहला तरीका यह है कि देसी गाय को पकड़ो। अब देसी गाय को हम कहां से पकड़े, कैसे मिलेगी, पहचान का क्या तरीका है? अभी कोई कह देगा कि ये 70% ब्रीड है और उसको कह दिया कि ये देसी गाय है, दिखने में तो देसी जैसी है। तो 5-6 तरीके हैं देसी गाय को पहचानने के, जो हम देख के, समझ के या प्रयोग करके पहचान सकते हैं। नंबर 1, पहला तो यह है कि उसकी जो गर्दन होती है, गर्दन के जस्ट ऊपर कुबड़ होता है। और कुबड़ जो है ना, सभी गायों में दिखेगा आपको, जो 50% मिक्स है या 70% मिक्स है। पर अगर 100% वो देसी प्योर गाय है तो उसका कुबड़ जब वो गाय चलेगी तो वो यूं 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 लेफ्ट राइट हिलेगा। इतना अगर है कि वो हिल रहा है चलने पे, तो समझ लो कि देसी गाय का पहला पॉइंट पास हो गया, वो 100% देसी गाय है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? कान बड़े बड़े होंगे। हमेशा देसी गाय के कान और पूंछ लंबी होती है, बड़े बड़े होते हैं। तीसरा पहचानने का तरीका, झालर पंखे के माफिक होगी। जो भी हमारी भारतीय गाय की नस्ल है, उन सभी गायों की जो गर्दन की जो स्किन है वो पंखे के माफिक होती है, मतलब झालर बड़ी होती है। ठीक है। चौथा, टच करोगे कंपन कर देगी पूरी बॉडी को। ठीक है, अगर वो मिक्स है तो कम कंपन करेगी, और अगर प्योर जर्सी है तो कुछ नहीं करेगी। समझ गया ना? जैसे बैठी है और आप जाके बस कुछ मत करो, यूं उंगली टच कर दो, पूरी बॉडी को ऐसे हिला देगी। जैसे हम कांपते हैं ना, जब हमें फीवर चढ़ता है, ठंडी लगती है, कांपते हैं, ऐसे जो है पूरी बॉडी को वो कांप देगी। तो आप समझ लो कि वो प्योर देसी गाय, सेंसिटिविटी ज्यादा है उसमें। और अगर कम कांप रही है तो समझ लो मिक्स है, कम कुबड़ है तो समझ लो मिक्स है, पूंछ लंबी भी है और छोटी भी लग रही है तो समझ लो मिक्स है, झालर थोड़ी कम छोटी लग रही है तो समझ लो मिक्स है। ठीक है, तो 100% अगर प्योर गाय है वो, तो कुबड़ लंबा होगा, झालर बड़ी होगी, कान बड़े होंगे और पूंछ लंबी होगी, पूंछ के बाल बड़े होंगे, और साथ में जो है सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी।
आप जैसे ही टच करोगे गाय रिफ्लेक्ट तुरंत करेगी, या तो वो पूंछ उठा के मारेगी आपको, या तो कान हिलाएगी, या तो सिर हिला देगी, और कोई अगर गाय थोड़ी नटखट होगी तो उठा के आपको हाँ लात भी मार देगी। तो कुल मिला के सेंसिटिविटी ये गाय की पहचान, भारतीय नस्ल की देसी गाय की पहचान है। आप इससे पैरामीटर से आप गाय को मतलब ले सकते हैं कि हाँ भाई ये देसी गाय है, ठीक है। और आप अपने से भी जजमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो गाय है वो कितनी प्योर है। अगर मान के चलो गाय में कहीं ना कहीं इंप्योरिटी मिक्स है तो कोई बात नहीं, फिर आप देसी प्योर नंदी को पकड़ो और उससे फिर बछिया बनाओ। जब उससे जो बछिया बनेगी फिर उसको भी प्योर नंदी से क्रॉस कराओ, फिर उसको प्योर से कराओ। तो ऐसे क्या होगा, 10-20% हर जनरेशन में देसी गाय के गुण आते जाएंगे, और 4-5 जनरेशन के बाद वो जिसमें 70% मिक्सिंग थी या 60% मिक्सिंग थी वो प्योर देसी गाय बन जाएगी। ये भी एक तरीका इम्कान है जी। जब 2002 में हमने यहाँ गौशाला शुरू की, जी तो गौशाला शुरू करने का उद्देश्य था कि हमारे बच्चे थे, बच्चों को दूध चाहिए था। दूध चाहिए, बाजार का दूध कैसा होगा या तो गारंटी थी नहीं, पैकेट का दूध हम देना नहीं चाहते थे। बहुत कोशिश की, लेकिन 2002 की जो स्थिति थी वो ये थी कि एक देसी गाय भी मुझे नहीं मिली। जी बताइए। अभिनव बिंद्रा जो ओलंपिक का शूटर है, उसके पिताजी का एक फार्म है हरिद्वार रोड पर। जी तो मैं वहाँ गया, तो मैंने अपना परिचय दिया, तो बिंद्रा के पिता ने कहा सिन्हा साहब आप हमारे गौशाला से जो गाय पसंद हो आप ले लीजिए, हम आपको दे देंगे। क्या बात। मैं गया, उसके 2-3 शेड बने थे गौशाला के, करीब 100-150 गाय जरूर रही होंगी। एक भी गाय देसी नहीं थी। जर्सी और होल्स्टियन जो हाइब्रिड नस्ल की गायें थी उसमें भी प्योर गाय नहीं थी, जी उसमें भी क्रॉस थी। क्रॉस हमने कहा भाई साहब ये तो गड़बड़ है। कहा अभी तो आपको इससे काम चलाना। तो एक ट्रक में 8 गायें आई, हमने गौशाला शुरू कर दी। अभी भी शायद 1-8 गाय उसकी बची हुई 2 गाय है। 2 गाय बच्चे के बच्चे गाय की बच्चे के नहीं, बच्चे उनसे जो 16 साल 2 गाय हैं बची हुई अभी मैंने बच्चे के बच्चे भी हैं सर। जी ठीक है। खैर वो खुद होंगी या उनके बच्चे होंगे वो खुद नहीं है। देखना खुद है है। सर। और मैं परेशान था। और ये जो कह रहे हैं मैं वही मैंने प्रयोग किया, वो आपको बता रहा हूँ। इसीलिए एक बार मैं हरिद्वार से किसी भंडारे से भाग लेके लौट रहा हूँ। अब आश्रम वालों ने टोकरी में बहुत सारा प्रसाद ये सब दे दिया था कि स्कूल में बहुत बच्चे हैं आपके, ये हैं वो हैं, सबके लिए ले जाइए। तो वहाँ बहुत सुंदर एक अच्छा सांड हमने देखा नंदी को। ये लगभग जो लक्ष्मण सिद्ध का आश्रम है, जो देहरादून आने के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के पहले हमको मिला। तो मैंने गाड़ी रोकी और उसको डिक्की से निकाल के एक पोड़ी और 1-2 लड्डू उसको खिलाया। फिर वो गाड़ी जब आगे बढ़ी हमारी, तो विपिन सिंह जो हमारे ड्राइवर हैं, वही उस समय वही ड्राइवर थे।
उन्होंने कहा कि देखिए वो सांड पीछे चला आ रहा है। तो मैं फिर रुका, फिर मैंने कुछ खिलाया। फिर जो मेरा वहाँ से यहाँ तक का 1 घंटे का रास्ता था, हमने करीब 2-2.5 घंटे में पूरा किया, लेकिन वो आ गया मेरे पास। आ गया तो फिर हमने यहाँ उसको नाद पे खिलाना उलाना शुरू किया। बहुत सीधा था और बहुत प्यारा था। उसमें हाथ फेरते तो बहुत ही आप खुश होते उसमें। तो पुराने लोग हैं, ये CHM वगैरह ने देखा है उसको। और उसका ये कमाल है, जब उसने 3 वर्ष तक लगभग मतलब एक पुस्त का पूरा नस्ल सुधार कर लिया, तब मुझे हिसार यूनिवर्सिटी से एक साइंटिस्ट ने फ़ोन किया कि यहाँ गांव में एक किसान एक देसी गाय, देसी नंदी और देसी गौ माता बेच रहा है जी। तो शिवदयाल जो भी हैं हमारे, उन्हीं उस समय वही थे। हमने इनको गाड़ी लेके भेजा वहाँ देखने के लिए, और फिर वहाँ से वो नंदी लाए। तो फिर 3 साल तक उसने सर्विस दिया। और ये 7वें पुष्ट में जाकर, मतलब 7वें बार में बच्चा पैदा हुआ, वो 100% वो प्योर हो गया। और ये जो है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को जो हमने उसका ब्लड और उसका दूध और ये सारा हमारे नंदी का सीमेन ये सारा भेजा था, उन्होंने बाकायदा लैब में टेस्ट करके वो रिपोर्ट बना के दी हुई, और रिपोर्ट है हमारे पास। 100% A2 हो गया जी। तब हमको पता चला कि 7 पुष्ट का सिद्धांत क्यों लोग मानते हैं, और 7 पुष्ट की कुंडली क्यों मिलाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा गायों में होता है। मेरे एक सवाल था सर। हमारे पास साहिवाल जो है हमारे पास डेयरी में, तो अगर हम साहिवाल और गंगा देवी का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वो मिक्स में कन्वर्ट तो नहीं होगी, मतलब दो देखिए रहेगा वो A2 ही, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। हम लोगों को कोशिश यही करना चाहिए कि साहिवाल का साहिवाल में, गंगा तीरी का गंगा तीरी में, गीर का गीर में, कांकरेज का कांकरेज में, जो उनकी नस्ल है उसको हमको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन देसी गाय का देसी गाय से किसी भी ब्रीड में अगर क्रॉस हो गया तो वो उसका देसी गाय का गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो A2 ही रहेगा। लेकिन उसको करना नहीं चाहिए। हम नस्ल को सुधारने की बात कर रहे हैं, नस्ल को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, उसमें हम कोई फेटा फेटी नहीं करते। इसीलिए अभी आपने देखा होगा, अभी पिछले ही महीने हमने 2 सांड हमने नोएडा भेजे। जी सर। वो सिर्फ इसलिए भेजे कि साहिवाल और गिरी में क्रॉस हो रहा था, तो हमने कहा कि नहीं यहाँ से भेजो। चलिए, हाँ, तो हम लोग जो है ना देसी गाय के साथ में काम करें, ये एक आइडियोलॉजी हमने सेट कर ली। और जैविक खेती में बिना देसी गाय के ये काम संभव नहीं है, क्योंकि हमें गोबर में जो एटॉमिक एनर्जी होती है, उस एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग करना है अपनी खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उनके जीवाणुओं को एनर्जी देकर। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी। अब हम देसी गाय को पहचानने की बात कर रहे हैं, तो पहचानने के मैंने तरीके आपको मोटा मोटी बता दिए। ठीक है, इन तरीकों से आप देसी गाय का जजमेंट खुद भी कर सकते हैं। सड़क पर अगर कोई गाय घूम रही है तो आप खुद से 2 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं कि इसमें कितना % मिलावट है। ठीक है कि नहीं? अब आपको आइडिया लग गया। पूंछ देखो, कान देखो, झालर देखो, ऊपर देखो और टच करके देखो। टच सबसे आखिरी में करना, ठीक है? पहले ये सब देख लेना, आप फिर टच आखिरी में करके जजमेंट कर सकते हैं कि गाय हमारी देसी है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद होती है कि हम
इसके रखरखाव पर क्या प्रयास करें और इससे दूध कैसे बढ़ाएं। क्योंकि देखो, केवल देसी गाय की अगर हम बात करेंगे तो गोबर और गौमूत्र की जहां तक बात है तो वो किसान के लिए तो जरूरी है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े स्केल पर दूध का काम कर रहे हैं उनके लिए क्या दूध के लिए देसी गाय वो पाल सकते हैं? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस पे हमने 7 साल तक लगातार इसकी डाइटिंग पर काफी गहरा अध्ययन किया है और अलग अलग स्टेज की गायों को खिलाकर एक्सपेरिमेंट कर एक आइडल डाइट बनाई हुई है। वो आइडल डाइट आज हम आपको बताते हैं कि अगर ये डाइट अगर हम अपनी गायों को खिलाते हैं तो ना केवल उनकी बीमारी के स्तर पर मतलब जो है ना कमी आएगी, बल्कि उनकी हेल्थ इतनी बढ़िया होगी कि देखने से ही आपको मजा आ जाएगा, खुश हो जाएंगे आप देखते ही, स्किन और हेल्दी और पूरा सब बीमारी नहीं आएगी गाय को, और साथ में दूध में निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाएगी, इंप्रूव होता चला जाए। एकदम तो नहीं होगा झटके से, लेकिन हाँ थोड़ा तक करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब एक आदर्श डाइट हमें गाय को क्या देना चाहिए? तो देखो, हमने जो किया है मैं आपको वो बताता हूं। पहले हमने क्या किया, 5 तरह के अनाजों को लिया। ठीक है, सिंगल कोई भी अनाज नहीं, 5 अनाज में हमने गेहूं लिया, बाजरा लिया, मक्का लिया, चना लिया और ज्वार लिया। ठीक है, कितना हो गया? 5 अनाज, गेहूं, चना, ज्वार, मक्का और बाजरा। इन 5 अनाजों को उदाहरण के तौर पे आप 1-1 केजी ले लीजिए। पहले सबको 1-1 केजी ले लिया, कितना हो गया? 5 केजी हो गया। 5 केजी का दलिया बना दो, इकट्ठा सबको मिक्स करके और टुकड़े करवा दो। दलिया जो बनेगा उस दलिये को आपको 250 ग्राम दलिया बनानी है। जैसे हम लोग दलिया खाते हैं ना, अपना बनाते हैं बॉइल करके, तो उसमें मिर्च मसाला और ये सब नहीं करना, फ्राई। ठीक है, सीधा पानी में दलिये को बॉइल करना। तो हमने 250 ग्राम का दलिया बॉईल कर लिया और मतलब कड़ी के माफिक वो पतला दलिया हमने जो भी गाय को भूसा देनी है, जो भी हम फॉडर दे रहे हैं, चाहे मक्के का भूसा दे रहे हैं, गेहूं का भूसा दे रहे हैं या राइस का भूसा दे रहे हैं, जो भी भूसा दे रहे हैं उस भूसे में हमने 250 ग्राम बना के दलिया वो ऐड कर लिया। ठीक है, पहली चीज कर ली। अब इसमें 5 तरह के अनाज होना चाहिए। 5 अनाजों को एक बार आप मिक्स करके और दलिया बना के एक बड़े ड्रम में रख लो और बढ़िया आप बनाते जाओ और देते जाओ। तो 250 ग्राम आपको सुबह देनी है और 250 ग्राम इवनिंग में देनी है। आधा किलो अनाज का दलिया उसको जाना चाहिए। ठीक है, 5 अनाजों में। सेकंड आपको क्या करना है, 50 ग्राम आपको कैल्शियम प्रतिदिन देना है गाय को, क्योंकि जो गाय मिल्किंग पे होती हैं या हाई मिल्किंग काऊ होती हैं, हाई मिल्किंग गाय का कैल्शियम बॉडी से डिटेक्ट होता है और हम कैल्शियम रिफिल नहीं कर पाते, तो फिर गाय कमजोर हो जाती है। 5-6 बार जन्ने के बाद जो है ना वो बूढ़ी दिखने लगती है, फिर प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो कैल्शियम उसकी बॉडी से दिन प्रतिदिन कम होता जाता है, जो ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है। तो हमें क्या करना है, उस कैल्शियम को रिफिल करने के लिए डॉक्टर को बुला के टैबलेट नहीं देनी है कैल्शियम की, हमें क्या करना है, डेली उसकी डाइट में वो कैल्शियम ऐड कर देनी है। तो आप क्या करिए, सिंपल तरीका, 50 ग्राम चूना देना है आपको, तो सीधी बात गाय को 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को। अब 25 ग्राम कैसे देंगे, अभी वो तौलना पड़ेगा जी, 25 ग्राम कैसे? तो आप क्या करिए, एक घड़ा लीजिए या प्लास्टिक का कोई बर्तन लीजिए, आप अपनी गौशाला में जहां पर आपने दलिये का ड्रम रखा है वहीं पर बाजू में एक ड्रम और रखिए, उसमें चूने का पानी आप बना लीजिए घोल बड़ा, 20 लीटर पानी में आप 1 किलो चूना डाल दीजिए। ठीक है, और फिर 250 ग्राम पानी को एक डंडा उसमें डाला, हमने दलिया निकाला, फटाक से हमने डंडे से वो घुमाया और एक मग्गा डाला रहा 250 ग्राम का, और बस एक मग्गा भरा और अपने भूसे में मिला दिया। तो आपको रोज का तौलने का, वेट करने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। 20 लीटर पानी, 1 किलो चूना और 250 ml रोज का निकालते जाओ, तो 25 ग्राम का एवरेज आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? सॉरी, 10 डलेगा, 10 लीटर पानी, 1 किलो चूना, फिर उसमें 250 ml निकलेगा, तो 25 ग्राम का आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करनी है, दलिया दे दिया, चूना दे दिया, अब हमें देनी है एजोला ग्रास। एजोला ग्रास एक तरह की एलगी है। ठीक है, और ये ग्रास में क्या होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से गाय का दूध बढ़ता है। अभी हम आर्टिफिशियल तरीके से प्रोटीन देते हैं गाय को, क्या, किसमें, कैटल फीड में मिला के,
तो उससे क्या होता है कि वो हाई प्रोटीन गाय के दूध को गाढ़ा तो कर देता है, बढ़ा भी देता है, लेकिन वो हाई प्रोटीन जाके पेट के अनडाइजेशन को बढ़ा देता है। और अनडाइजेशन के कारण आपने देखा होगा बड़ी बड़ी डेयरी फार्मों में गाय गोबर नहीं करती है, गाय सीधा लिक्विड मारती है, क्योंकि उसका पेट गड़बड़ हो जाता है। हाई प्रोटीन दाना खिलाते हैं ना दूध के चक्कर में, तो उनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है और वो पतला गोबर पानी की तरह बहा देती हैं और उनको बहुत कसरत नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा सा पानी डाला सारा गोबर उनका नाली में बह जाता है। और हमारी जो देसी गाय होती है ना, वो कैसे रिंगदार गोबर करती है, ठीक है, ठोस गोबर करती है, क्योंकि उसका पेट का डाइजेशन एकदम स्ट्रांग रहता है। तो हमें क्या करना है, एजोला ग्रास देनी है, तो इससे प्रोटीन भी चला जाएगा और डाइजेशन बढ़िया रहेगा और साथ में इसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। अभी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, फॉडर में यूरिया मिला देते हैं, उससे दूध बढ़ाते हैं, तो ये बहुत गलत है। गाय की आंतों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और केमिकल जो है कहीं ना कहीं हमारे मिल्क में आता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना, एजोला ग्रास। और एजोला ग्रास के लिए आप सिंपल एक पिट बना लीजिए। कैसे, आधा फीट जमीन खोदिए, 4 फीट चौड़ी और 10 से 12 फीट लंबी जमीन हमने खोद ली और उस पर बिल्कुल पतली पॉलीथीन, मतलब जितना पतला ये होता है ना, इतना पतली पॉलीथीन, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन व्हाइट कलर की या इससे थोड़ी थिक भी ले सकते हैं, उसको जमीन के सरफेस पर और पूरा आधा फीट तक यूं बिछा दीजिए, ठीक है। और फिर यूं बिछा के पत्थर से यहाँ पे दबा दीजिए इसको और फिर इसमें भर दीजिए पानी। पानी कितना भरोगे, आधा, पूरा नहीं। 6 इंच का गड्ढा है आपका, तो 3 से 4 इंच मैक्सिमम पानी उसमें होना चाहिए। और 3 से 4 इंच के पानी में 2 किलो आप डालोगे चूना पत्थर, ठीक है, 2 किलो डालोगे खेत की मट्टी और 2 किलो डालोगे ताजा गोबर या तो पूरा पचा गोबर, ताजा गोबर या तो पूरा कंपोस्ट किया हुआ गोबर। कंपोस्ट मतलब पूरा ब्लैक ब्राउन कलर हो। तो हमने ये सब तीनों चीजें मिक्सचर करके अपने पिट में मिला दी। जब हमने पिट में मिला दी तो हमें क्या करना है, फिर उसमें एजोला की सीड छोड़ देनी है। तो हमने एजोला की सीड छोड़े तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके फैलते जाएंगे। 10 से 15 दिन के अंदर वो पूरे पिट में काई फैल जाएगी। अब उसको क्या करना है, उस काई को, जैसे हलवाई के पास आपने देखा होगा बूंदी निकालता है, कैसा उसके पास जाली होती है ना, या सेव निकालता है, जाली होती है, एक ऐसी छोटी जाली हमने रख ली और बस डेली जो है उसमें से यूं हमने किया बूंदी के माथे और उसके पानी को ऐसे जाली से निथार दिया और निथारने के बाद 250 ग्राम उस ग्रास को भूसे में मिला दो। अभी देखो 3 चीजें मिला दी हमने भूसे में। क्या मिलाया, पहले हमने मिलाया 5 तरह के अनाजों का दलिया, फिर चूना मिलाया, फिर हमने एजोला ग्रास मिलाई। अब इसमें आपको चौथी जो चीज मिलानी है वो मिलानी है गुड़, ठीक है। तो गुड़ तो आप चाहो कि दलिया के साथ में ही दे सकते हो। गर्मी के समय को छोड़कर ठंडी और बरसात में आपको 250 ग्राम गुड़ खिलानी है गाय को, जो दूध दे रही गाय, ठीक है। तो 250 ग्राम आप क्या करो, दलिये में, उसमें दलिये में घोल लो ताकि अलग से फिर हमें और लिक्विड ना बनाना पड़े। और 250 ग्राम गुड़ घोल के हमने उसी दलिये में मिला के और दे दिया। चौथी चीज मिला दी। अब 5वीं चीज आपको जो मिलानी है इसमें, वो मिलाना है 5 तरह की पत्तियों का पाउडर, ठीक है, जो सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल और सबसे हटके चीज है। 5 तरह की पत्तियों का पाउडर मिलाना है। कैसे, आपको मिलानी है सतावर की पत्ती का पाउडर, मूसली की पत्ती का पाउडर, अश्वगंधा की पत्ती का पाउडर, सहजन की पत्ती का पाउडर और तुलसी की पत्ती का पाउडर। सतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, सहजन और तुलसी, इन सभी की पत्तियां चाहिए, ठीक है। जैसे सफेद मूसली है तो उनकी पत्तियां चाहिए हमको, और सबकी मान के चलो 1-1 किलो हमने पत्तियां ले ली, इनको ड्राई कर लिया, ड्राई करके इनका पाउडर बना दिया। और पाउडर हमने एक ड्रम में, वहीं जहां पर हमारा चूना घुला रखा है, जहां पर हमारा दलिया रखा, वहीं पे एक ड्रम छोटा सा रख लिया। अब उसमें 1 चम्मच डाल ली। अब उस चम्मच से 1 चम्मच आपको सुबह भूसे में मिलानी और 1 चम्मच शाम को भूसे में मिलानी, ठीक है। तो इन 5 तरह की पत्तियों का पाउडर सुबह और शाम आप भूसे में मिलाते जाइए। ये जो आप मिक्सचर बनाया है अब आपने, जिसमें 5 अनाजों का दलिया है, चूना है, आपका 5 तरह की पत्तियों का पाउडर है और आपका गुड़ है,
ठीक है। ये 5 चीजें आपने अपने फॉडर में भूसे में मिक्स करके और बढ़िया, फिर आपके पास अगर ग्रीन फॉडर है तो ठीक है, आप उसको कटिया करके छोटा छोटा कुट्टी करके जो हम देते हैं ना, वो भी आप भूसे में मिला सकते हैं और फिर आप गाय को खिलाइए। और ये डाइट अगर आप कंटिन्यू 3 दिन भी अगर दे दोगे गाय को, तो आपको दूसरे दिन से ही मिल्क में कम से कम, जो अगर 2 लीटर दूध दे रही है तो 250 ग्राम गारंटी के साथ आपका दूध बढ़ने वाला है, गारंटी के साथ, केवल दूसरे दिन में। और फिर 4-5 दिन के बाद जो है ना, धीरे धीरे 2 लीटर वाली गाय 3 लीटर 3.25 लीटर तक पहुंच जाएगी, केवल इतना मेंटेन करने से। और दूध की जो क्वालिटी बनेगी, उस दूध की क्वालिटी का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि इसमें आप गोखरू या गिलोय भी मिला सकते हैं। हाँ, मिला सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, वो मेडिसिनल पर्पस हो जाएगा, वो भी मेडिसिनल पर्पस हो जाएगा। ये जो चीजें हम लोग अभी मिला रहे हैं, इसमें सारे तरह के वो एलिमेंट हैं जो गाय को हेल्दी बना के रखते हैं, या एक किसी इंसान को हेल्दी बना के रखते हैं। आज रोजमर्रा की जिंदगी में तुलसी हम डेली सेवन नहीं कर पाते, जबकि तुलसी में कितनी जबरदस्त एंटीबॉडी होती है, एंटीबायोटिक होती है। अगर हम तुलसी का पत्ता पानी में डाल के डेली सेवन करें तो सर्दी खांसी से लेकर तमाम तरह की जो वायरल चीजें जो आ जाती हैं हमारी बॉडी में, वो चीजें नहीं आएंगी, एंटीबॉडी डेवलप होती है तुलसी से। अब वो तुलसी देखो हम कितनी तरह से फायदा ले रहे हैं। एक तो पहले गाय को खिला रहे हैं, तो गाय दूध दे देगी, दूध फिर हम पिएंगे तो वो हमें मिल गई तुलसी, फिर उससे जो है ना गाय को फायदा होगा, क्योंकि गाय भी तुलसी खा रही है, सही है कि नहीं है, उसकी भी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगी, वो भी बीमार नहीं पड़ेगी। और फिर उससे जो दूध पिएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और उससे जो गोबर निकलेगा, और गोबर से जो कंपोस्ट बनेगा, और कंपोस्ट से जो खेत में वो कंपोस्ट डलेगा, उससे बैक्टीरिया की एंटीबॉडी बनेगी। तो कुल मिला के उसका जो इफेक्ट है, एक जगह हम लागू करेंगे और 3 जगह उसका फायदा है, ठीक है। तो अच्छा, सहजन हम डेली रोजमर्रा में नहीं खा पाते, कहां खा पाते, जबकि सहजन में कितना जबरदस्त कैल्शियम होता है, कितनी प्रकार की बीमारियों पर उसकी पत्तियां, उसका जो भी पाउडर है वो कितना काम करता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। बच्चों को तो जो है ना कुपोषण के रूप में उसको दिया जाता है कि अगर किसी बच्चे को कुपोषण है तो आप इसकी टैबलेट लीजिए, कुपोषण दूर हो जाएगा। इतनी पावरफुल मेडिसिन है वो। तो जितनी सहजन की पत्तियां, कितना 1, 2, 4, 5 पौधे भी अगर लगे हैं तो फलियां हम खाएं और पत्तियां जो है हम सुखा के पाउडर बना के और इसमें दे दे। तो कुल मिला के अब फिर मूसली हो गई। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी मूसली नहीं खा पाते, अश्वगंधा नहीं खा पाते, शतावरी नहीं खा पाते। तो ये सब चीजें जो है ना हम इकट्ठी करके ड्रम में भर के गाय को दें और गाय से फिर हमारे अंदर और खेती के अंदर जाए। तो कुल मिला के जबरदस्त जो मिल्क की क्वालिटी बनेगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा, जबरदस्त क्वालिटी बनेगी मिल्क की। तो मिल्क की क्वालिटी भी बनेगी और पीछे से गोबर की भी क्वालिटी बनेगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिए गाय के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो हो गई बात यहाँ पर डाइट के माध्यम से। अब थोड़ा सा उसके रहन सहन के बारे में बात कर लें। अगर हम डाइट केवल गाय की मेंटेन करते हैं तो आप ये मान के चलिए 1 महीने अगर ये फॉलो किया, दुगने दूध पे आप पहुंच जाएंगे, दुगने दूध सीधा डबल हो जाएगा दूध, 2 से 4, 4 से 8। आप सोच लीजिए कितना इंप्रूवमेंट कर लेंगे। अब आप थोड़ा सा रखरखाव पे आ जाइए। तो रखरखाव में देसी गाय से दूध तभी बढ़ा सकते हैं जब गाय के हेल्थ के बारे में, उसके कंफर्ट के बारे में आप सोचेंगे। जैसे हमने आपको पहले दिन क्या बताया था, एक ही आइडियोलॉजी है। इंसान से अगर सही ढंग से काम लेना है, संतुलित मात्रा में उसके पेट में भोजन हो, संतुलित मात्रा में पानी हो, तो उससे आप किताब लिखवा लीजिए। और अगर गड़बड़ है, धूप में बिठा दिया, बरसात में खड़ा कर दिया और आप उससे कहें कि जरा यार ये राइटिंग में कर दीजिए, तो पहले तो उसको गुस्सा आएगी, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हमसे काम करवा रहे हो। तो कुल मिला के अनुकूल वातावरण हमको काम करने के लिए चाहिए होता है। तो गाय को भी एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है और उसी के चलते हमने पौधों के लिए अनुकूल वातावरण के लिए मल्टीलेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर और इसमें फसलें लगाने की बात कर रहे हैं। तो सब कुछ है अनुकूलता से, प्रतिकूलता में रिजल्ट नहीं आते, अनुकूलता में रिजल्ट आते हैं। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? ठीक है। तो अब यहाँ पर अनुकूलता के लिए हम गाय को क्या कर रहे हैं, एक तो हम बांध के रखते हैं उसे। गाय जो है ना बांधने का चीज नहीं है, गाय जो है ना खुली घूमने की चीज है, ठीक है। गाय कभी बनती नहीं है। तो आप क्या करिए, आधा टाइम बांधिए, आधा टाइम इनको खुला घूमने दीजिए।
तो जहां पे भी आपका डेयरी फार्म है या जहां पे भी गौशाला है, गौशाला के बाहर ओपन गेज लैंड होना चाहिए जिसमें गाय अपनी मर्जी से घूमे, अपनी मर्जी से जो खाएं खाना है। तो उससे क्या होगा, उनकी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, और एक्सरसाइज होगी तो क्या होगा, डाइजेशन बढ़िया रहेगा, फिट रहेगी बॉडी, और फिट रहेगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना रख रखाव में, गाय को हमेशा खाने का कंफर्ट जोन फील फिक्स करना। हम लोग बहुत पूरा भारत भ्रमण किया हमने, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाओं में हमने गए, हमने देखा है लोग गलती क्या करते हैं, गाय का जो खाने का स्थान है उसको ऊंचा उठा देते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी गलती है, ऊंचा उठा के हम सोचते हैं कि इसमें हम गाय का भोजन डालेंगे। तो उससे क्या होता है कि गाय की जो गर्दन है ना, आप अंदाजा करो, भगवान ने इतनी लंबी गर्दन उसको बनाई है कि वो हमेशा जमीन से सट के चारा उठा के खा लेती है। गाय को छोड़ो, वो चरती है तो कैसे गर्दन नीचे से उठाती कि नहीं उठाती, तो उसकी गर्दन इतनी लंबी बनाई है कि वो नीचे से उठा के खाने में सहज फील करती है, बराबर ना। अब जैसे हमारे हाथ इतने लंबे लंबे बनाए, प्रैक्टिकली आप सोचिए, थाली यहां रखेंगे तो हम कितने बढ़िया से खा पाएंगे, ठीक है कि नहीं। हमारे हाथ की जो दूरी है वो हमारी थाली से मेंटेन रहती है। अब आपकी थाली इधर रख दी जाए, टेबल की हाइट इतनी कर दी जाए, और थाली इधर हो, आपको दिख नहीं रहा हो नमक किधर रखा हो और भिंडी कहां रखी है, तो क्या होगा, आप खाओगे क्योंकि आपको भूख लगी है, पर बार बार आपकी बॉडी में तनाव आएगा कि अरे यार कहां रख दिया, अरे यार कहां रख दिया। तो ये जो तनाव है, ये तनाव जो है ना, उसकी हेल्थ पर और दूध पर, प्रोडक्टिविटी पर, तीनों पर इफेक्ट करता है। अब ये हम समझ नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, ऊंचा उठा के बना देते हैं। आपको क्या करना, हमेशा ध्यान रखो, गाय को खाने का जहां पे भी प्लेटफॉर्म बनना, वो जमीन से ही उठा के खाए, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पक्का कराना कराइए, पर जमीन से, बिल्कुल जमीन से नीचे से उठा के खाए। हाँ, आप थोड़ा सा उसको यू कर्व दे दीजिए ताकि जो मटेरियल आप डालें वो बाहर ना गिरे, ऐसा कर सकते हैं। 2-4 इंच 5 इंच इतना उठा देंगे तो खूब आराम से उसमें भर सकते हैं और गाय आराम से खा सकती है, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि गाय को खाने को ऊपर उठा के नहीं खाना। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि गाय को जब बांधते हैं तो वहां पर फिसलन की स्थिति नहीं होना चाहिए। फिसलन की स्थिति का मतलब, जैसे हम कई बार क्या होता है, कंक्रीट करा देते हैं चिकना, कंक्रीट कराने से हम गोबर और गौमूत्र तो कलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन एक बैकड्रॉप क्या हो जाता है कि वहां पर गाय ने गोबर किया, वहीं पे यूरिन किया, अब वो फर्श चिकना हो गया, तो सीमेंट थी, उसने पैर रखा और वो फिसल गई। अब वो फिसल गई तो एक बार जब वो फिसली तो उसके दिमाग में डर बैठ गया कि अब हम दोबारा ना फिसल जाए। जैसे इंसान एक बार अगर किसी सड़क पे जाके गड्ढे में गाड़ी पटक देता है ना, और दोबारा जब वो गाड़ी चलाते जाता है तो कितनी भी बात करते जाए उसको ध्यान रहता है यार यहाँ गड्ढा था, गिर ना जाए, ऐसे संभल के चलाएगा, सही है कि नहीं। तो ये हमारे अवचेतन माइंड में वो चीज पहुंच जाती है, ऐसे ही गाय के अवचेतन माइंड में भी वो चीज पहुंच जाती है। तो क्या होता है, उसको बार बार ये स्ट्रेस होता रहता है कि ऐसा ना हो फिसल जाए, ऐसा ना हो फिसल जाए। तो गाय का जब प्लेटफॉर्म आप बनाओ तो फिसलनदार प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आगे का जो हिस्सा है गाय का, जहां से वो खाना चालू कर रही है, जहां से हम उसको बांध रहे हैं, उससे 4 फीट का हिस्सा कच्चा रखें और उसके बाद का 3 से 4 फीट का हिस्सा कंक्रीट कर दें, ताकि गोबर और यूरिन वो उस हिस्से में करे, ताकि आपको उसको साफ करने में आसानी हो, और जो कच्चा रहेगा उसमें गाय अपने खुर रखे और बढ़िया प्रॉपर्ली उसको देसी माहौल फील हो, फिसलन की कोई स्थिति ना हो। इस तरह की सिचुएशन अगर आप बना दोगे तो गाय के अंदर कोई तनाव नहीं रहेगा, और जब तनाव फ्री रहेगी गाय तो भी आपके मिल्क में बढ़ोतरी होगी। तो एक तो हम उसकी डाइट पे काम करेंगे और दूसरी तरफ उसके कंफर्ट जोन के बारे में काम करेंगे, और जब हम ये दोनों स्थिति पर काम करेंगे तब जाके हमारी गाय की जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन होगी, और कहीं ना कहीं हम देसी गाय से भी वो मिल्क की अपेक्षा कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं अभी हम ब्रीडेड गाय से या जर्सी हॉलिस्टीन गाय से अपेक्षा करते हैं। क्लियर ना। और इस विधियों को हमने फॉलो करके अपनी गायों के दूध को बढ़ाया है। प्रैक्टिकली जो गाय 2-3 लीटर दूध पे थी, हमने उसको 9 लीटर तक लेके आए, 9 लीटर तक। अब क्या चाहिए, उसके अलावा गोबर और गौमूत्र और ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिली रही हैं, जो बेहद पोटेंशियल के रूप में है, ठीक है। तो ये चीजें आप गायों को लेकर फॉलो करें और उनके रखरखाव पर ध्यान दें।
घूमने फिरने की जगह पर ध्यान दें और उनके खाने से लेकर और उनके बाकी की सारी चीजों से लेकर सब चीजों पर ध्यान दें। जब गाय 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन कोशिश करें, हफ्ते 10 दिन में एक बार गाय को आप जरूर नहलाएं, ठीक है। अगर डेली नहलाते हैं तो भी उसके मिल्क पर फर्क पड़ता है, लेकिन अगर डेली नहीं नहला पाते हैं तो हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन कोई फिक्स कर लीजिए और गायों को नहलाइए। या तो फिर कुछ आप ऐसा तरीका सेट कर दीजिए कि गायों को अभी हमें खाली छोड़ना है, तो अब सब गाय बाहर निकलेंगी तो वैसे तो आप नहाओगे तो वो नहलाएगी नहीं, क्योंकि उसको डर लगेगा आप पानी मारोगे, ठीक है कि नहीं। और फिर दूसरी बार से तो वो और डरेगी आपको देख के कि अभी पानी मारने वाले हैं। तो आप क्या करिए, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दीजिए जहां पर गायों की संख्या ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे दरवाजे पर हमने एक सावर बना दिया बड़ा सा, ठीक है। अब गायों को हमने खोल दिया तो वो जाके अब वो सावर से गुजरेंगी, अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उसी दरवाजे से निकलना है उनको बाहर। तो सारी गायों को छोड़ दीजिए, बढ़िया वो निकलती जाएंगी, अपने आप नहलती जाएंगी, तो बढ़िया जो है ना उनको फील होगा। अगर आप गायों को नहलाते हो प्रतिदिन तो भी आप देख लेना 2 लीटर वाली गाय कम से कम 150 से 200 ml तक दूध बढ़ा देगी आपको केवल नहलाना। इतना बड़ा फर्क पड़ता है। ये सब रख रखाव का कारण है ना। अगर हम मान के चलो 1-8 महीने नहीं नहाए तो हमें कैसा लगेगा, बार बार ये फील होगा अरे नहा लेते तो अच्छा मन हो जाता, थोड़ा हल्का फील हो जाता। तो वो चीज जो है ना गायों पे भी लागू होती है और ये प्रयोग करके देखा तब जाके हम बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हमने गायों की डाइट को लेकर, उनकी हेल्थ के रखरखाव को लेकर, इन सब पर गहराई से अध्ययन किया, तब जाके ये सारी चीजें सामने निकल के आई। और इन सारी चीजों को अगर आप अपनाते हो तो हम लोग देसी गाय से अच्छा खासा दूध भी बढ़ा सकते हैं। और उसकी देखो क्वालिटी जो निकलेगी, वो जर्सी गाय का दूध तो कहीं क्वालिटी आपको दे ही नहीं पाएगा। जो मैंने बताया कि अगर आप ये शतावर, सुगंधा, मूसली और ये सब पूरी 5 अनाजों की डाइट अगर देते हो तो वो दूध नहीं है, वो सुपर मेडिसिन दूध है। और सुपर मेडिसिन दूध का मतलब ये है कि दूध के साथ में दवाई, ठीक है। और जो व्यक्ति इस डाइट का दूध अगर लेता है, महीने भर में आप देखो कि उसकी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएंगी और आप एक हेल्दी जीवन जियोगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो एक बहुत अच्छा हेल्दी जो है हेल्थ भी कर सकते हैं और हेल्दी इनकम भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देसी गाय के महत्व के बारे में और देसी गाय की पहचान के बारे में और उसके बाद उसकी भोजन व्यवस्था के बारे में, उसकी रखरखाव व्यवस्था के बारे में बहुत गहराई से चिंतन किया, मंथन किया। और जो भी इस पे हमने अध्ययन किए थे, जो भी हमने प्रैक्टिकली अनुभव किए थे कि ये नहीं तो ये करके देखो, ये नहीं तो ये करके देखो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज पर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक आपको वो चीज परिणाम में निकल के सामने नहीं आती है, ठीक है। तो कोई ये पढ़ी हुई बात नहीं है, कोई सुनी हुई बात नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है और इस पर आप अमल करें और अमल करने के बाद इसके रिजल्ट आपने। और जब हमारा गोबर निकल के आए, देखो ये सारी मेहनत और सारी कसरत हम क्यों कर रहे हैं, दूध के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो गोबर के लिए सारी कसरत कर रहे हैं। दूध तो हमारा बाय प्रोडक्ट है, दूध हमारा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। जितना हम अच्छा इसका जो घी बनेगा, घी भी जबरदस्त मेडिसिनल घी होगा ये, क्योंकि आज की तारीख में घी में शतावर, सुगंधा, मूसली, सहजन, तुलसी नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी, ठीक है। तो हम लोग एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ, अच्छे उसके साथ में इस घी को भी प्रमोट कर सकते हैं, उस सोसाइटी को भी एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। तो घी से लेकर, दूध से लेकर, दही से लेकर, मक्खन से लेकर, जितनी भी चीजें, छाछ से लेकर, सभी में एक अलग ही पोटेंशियल होगी। ये एक जो अपने गोपाल भाई सुतारिया है जी, वो बना रहे हैं फीड, लाओ दिखाओ यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इसमें वो सारी चीजें डाल रहे हैं जो आप बता रहे हैं, निकाल के दिखाओ। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस तरह की जो चीजें हैं, जब तक हम ये अमन में नहीं लेके आएंगे तब तक इनके रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जर्सी गाय ही हाई मिल्किंग काउ होती है या जर्सी गाय ही दूध अच्छा देगी, ऐसा कतई नहीं है। आप जो है ना देसी गाय
को भी अच्छा दूध देने वाली गाय बना सकते हैं और उसको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने चर्चाएं की हैं इनमें अगर कोई आपकी समझ या आपके कोई सवाल आपके मन में हो तो आप नोट डाउन करिएगा और आप मैसेज बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं अपने सवाल। जो भाई हमारे लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और जो भाई यहाँ पर हैं वो भी अपने पैड पेन पर नोट डाउन कर सकते हैं और कल के सत्र में हम लोग आपके सवाल लेंगे और उन पर फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।